हे गाइस, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ प्रिपरेशन आप लोगों की अच्छी चल रही होगी। मैं आप लोगों के लिए ये एक वीडियो लेके आया हूँ जो आप लोगों की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं डॉक्टर प्रद्युम्न शर्मा और मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक पूरा देखें। आपकी शानदार कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनेगी और अगर आपको ड्यूरिंग द सेशन कोई भी डाउट आए, कोई भी मन में क्वेरी आए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं आपको जरूर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू वेरी मच। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखते हैं कितना जल्दी आप लोग जवाब मुझे देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर? सो बेसिक क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इनकम टैक्स एक्ट को किस साल पास किया गया। देखिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोग जुड़ गए हैं, लाइक एक बार फटाफट से सेशन को कर लीजिए और आपके रेस्पॉन्सेस बड़े क्विक होने चाहिए। बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, नंदन जी एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट कीजिए। देखिए, आपका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितना ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, आप लोगों के लिए उतना ही ज्यादा ये चीजें मेमोरेबल हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप गलती करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। बिल्कुल 1961 बिल्कुल विक्रम जी एक्सीलेंट। 1961 में इनकम टैक्स एक्ट हमारी कंट्री में पास किया गया। बताइए, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, फर्म है, कंपनी है, इंडिविजुअल है? और या आपको अगर ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए ऐसा भी दिया जा सकता है, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है। सो क्या लगता है आपको, एलआईसी किस कैटेगरी में आप एलआईसी को लेके जाएंगे? इनकम टैक्स के नजरिए से एलआईसी क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। श्रीकांत जी, विक्रम जी एंड रेड्डी साहब, बिल्कुल बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नंदन जी नहीं, इसीलिए कंफ्यूज करने के लिए मैंने ई ऑप्शन दिया। जब तक आईपीओ नहीं आया था एलआईसी का, जब तक एलआईसी ने अपना आईपीओ इशू नहीं किया था, तब तक वो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की कैटेगरी में था। लेकिन जैसे ही वो आईपीओ लेके आए, अब लाइफ इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए, एक कंपनी की कैटेगरी में। और वैसे भी हम जब इनकम टैक्स के नजरिए से आंसर देंगे, तो इनकम टैक्स के नजरिए से लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हमेशा किस कैटेगरी में आएगा? कंपनी। और ये चारों किस कैटेगरी में आते हैं? सेक्शन 2 इन्हें पर्सन की कैटेगरी में रखता है। इनकम टैक्स एक्ट इन सभी को किस कैटेगरी में रखता है? पर्सन की कैटेगरी में रखता है। इन सभी पे एज अ पर्सन टैक्स लगाया जाता है इनकम टैक्स एक्ट में, ये याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं लाइक आप सब लोगों ने कर लिया है और अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट इनकम टैक्स एक्ट कब इंट्रोड्यूस किया गया? पहला, अभी अभी आपने 1961 तो मुझे बता दिया कि इंडिया में आजादी के बाद इनकम टैक्स एक्ट कब आया? 1961 में आया। लेकिन पहला इनकम टैक्स एक्ट कब आया? और ये एक ऐसा छुपा रुस्तम वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पिछले नवंबर अक्टूबर एग्जाम में प्रकट हो गया और इसने कई लोगों के पैरों के नीचे से जमीन को खिसका दिया कि ये क्या पूछ लिया भाई, ये तो बड़ा जबरदस्त मामला सा हो गया। तो पहला इनकम टैक्स एक्ट इंडिया में कब आया? पहला 1918 बोल रहे हैं विक्रम जी, नंदन जी। देखिए, यही बहुत अच्छी बात है, नहीं भी पता है तो भी आप लोगों को गैस करना चाहिए, क्योंकि अगर गलत होगा तो याद रह जाएगा कि यार हमने यूट्यूब सेशन में गलत बताया था, फिर सर ने करेक्ट करवाया तो हमने फिर याद रख लिया सही। बताइए, बहुत बढ़िया। और लाइक करने में कंजूसी मत करना। देखिए, बड़े आसान लेकिन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन उठा के लाया हूं मैं आज पहले ही सेशन में, ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया श्रीकांत जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट कोशिश की है आपने, बहुत बढ़िया, शानदार। 1860 याद रखिएगा, 1860 में पहला इनकम टैक्स एक्ट हमारे देश के लिए आया था। 1860 इज द
करेक्ट आंसर। फिर भी जिन्होंने कोशिश की उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की एंड इट्स अ एक्सीलेंट ट्राई। और कोशिश करते रहिए, गलत सही की परवाह आपको नहीं करनी, आप तो क्वेश्चन दिखते ही आंसर दीजिए। एपेक्स बॉडी, इनकम टैक्स में सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? हाईएस्ट लेवल ऑर्गेनाइजेशन किसे मानेंगे हम इनकम टैक्स के अंदर? फाइनेंस मिनिस्ट्री को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इसका फुल फॉर्म है, मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। वेरी गुड नंदन जी, बहुत बढ़िया। रेड्डी साहब बहुत बढ़िया, बाकी लोग भी जवाब देते रहे। देखिए जब हम एमसीक्यू पैटर्न में तैयारी करेंगे ना, आप लोगों के दो ही काम है, सेशन को लाइक कर लो और क्वेश्चन दिखते हैं जो आपको लगता है आंसर दीजिए। आप सही गलत की परवाह बिल्कुल मत कीजिए। आई एम नॉट गोइंग टू जज यू, कोई आपको जज नहीं करेगा कि सही जवाब है गलत जवाब है, कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत बढ़िया विक्रम जी, बहुत बढ़िया। और शंकर जी बहुत बढ़िया कोशिश। श्रीकांत जी एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत शानदार। सीबीडीटी, देखो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मॉनिटर करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन सीबीडीटी है। फाइनेंस मिनिस्ट्री तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को गवर्न करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सब कुछ देखता है, लेकिन स्पेसिफिकली इनकम टैक्स के ऊपर जो नजर रखने वाला है वो सीबीडीटी है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हायरार्की में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ही है जिसके सारे रूल्स, सर्कुलर, नोटिफिकेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को फॉलो करना कंपलसरी है। मुक्ता वेल ट्राई, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। इनकम रिसीव, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अभी तक आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया है, मैं आपको गारंटी देता हूं इस बार आपके एग्जाम में ये दिखेगा आपको। इनकम रिसीव्ड और डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, मतलब आपको कोई इनकम या तो इंडिया में रिसीव हो चुकी है या हो सकता है इंडिया में रिसीव होने वाली है। चाहे आपने कहीं भी कमाई हो दुनिया में, दुनिया के किसी भी हिस्से में आपने उस पैसे को कमाने के लिए मेहनत की हो, लेकिन अगर वो इंडिया में रिसीव हुई है या इंडिया में रिसीव होने वाली है, चाहे वो आपने बाहर कमाई हो चाहे इंडिया में कमाई हो, बताइए ऐसी इनकम पर इनमें से किस कैटेगरी के असेसी को टैक्स देना पड़ेगा? क्या जो सिर्फ रेजिडेंट होगा, क्या जो सिर्फ NOR नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा, या फिर नॉन रेजिडेंट होगा, या फिर इनमें से वो किसी भी कैटेगरी का हो सकता है? ट्राई कीजिए। श्रीकांत जी बहुत बढ़िया, आपने कोशिश की है, एक्सीलेंट, बेहतरीन। जवाब सब लोग देते रहिए, मैंने कहा विदाउट कंसिडरिंग द सही गलत, कीप गोइंग ऑन, कीप इट अप, चलते रहिए। देखिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड संतोष जी, विक्रम जी, नंदन जी एंड शरद जी, मजा आ गया। बिल्कुल सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट है। भारत में रिसीव कर रहे हो या भारत में रिसीव करोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में मिल रहा है ना, इंडिया में मिलेगा, किसी भी फॉर्मेट में मिले, रुपए में मिले, डॉलर में मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, मोदी जी बोलेंगे मित्रों भारत की धरती पर अगर कुछ रिसीव करना है तो टैक्स तो देना पड़ेगा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इट इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट क्वेश्चन। मिस्टर एक्स है, उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया है 1 सितंबर 2016 से एंड डज नॉट हैव एनी अदर सोर्स ऑफ इनकम। इसके अलावा उनके पास और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उनका प्रीवियस ईयर कब होगा? देखो हमने इनकम टैक्स का बेसिक जब पढ़ा तो मैंने आपसे कहा कि जो प्रीवियस ईयर की इनकम होती है उस पर असेसमेंट ईयर में टैक्स लगता है। तो प्रीवियस ईयर का जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से एक बंदा जो 1 सितंबर 2016 से अपना बिजनेस शुरू कर रहा है, उसका प्रीवियस ईयर की किस तारीख से शुरू माना जाएगा? 1 अप्रैल 16 से शुरू माना जाएगा, 1 सितंबर 16 से शुरू माना जाएगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दोनों में से किसी को भी कंसीडर कर सकता है या नन ऑफ द अबव? बताइए, कोशिश कीजिए।
बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, शंकर जी बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, श्रीकांत जी, शंकर जी बहुत बढ़िया, संतोष कुमार जी एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, बिल्कुल कीप ट्राइंग, बिल्कुल कोशिश करते रहिए, वेरी गुड, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया शरद कुमार जी। देखिए समझिए आप क्या कह रहा है ये मामला, 1 सितंबर से, सो आंसर हमारा होगा 1 सितंबर 2016 से 31/3/2017 तक होगा। इसी के थ्रू एक कंसेप्ट और समझिए आप, इसी के थ्रू एक कंसेप्ट और समझिए आप, क्या कहता है ये कंसेप्ट, इन फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जब आपने बिजनेस बनाया, कंपनी बनाई, तो जो आपका पहला साल है ना, आपका जो पहला साल है, इन फर्स्ट ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका जो प्रीवियस ईयर है मे बी लेस देन 12 मंथ, उसका टाइम पीरियड 12 महीने से कम का हो सकता है। तो देखो आप इस केस में सिर्फ कितने दिन का है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, सिर्फ 8 महीने का इनका प्रीवियस ईयर है। तो ये हो सकता है। असेसमेंट ईयर हमेशा 12 मंथ का होगा, कभी भी इससे छोटा नहीं होगा, लेकिन प्रीवियस ईयर एक बार 12 महीने से कम का हो सकता है, 12 महीने से कम टाइम पीरियड का हो सकता है। अलाउड वंस, जब आपका बिजनेस शुरू होगा तब आप क्या कर सकते हो, इसे 12 महीने से कम की इनकम पे टैक्स दे सकते हो, क्योंकि आप क्या कहोगे, भाई मेरा तो बिजनेस था ही नहीं 1 सितंबर के पहले, तो आप 1 अप्रैल से अगर मान भी लोगे तो टैक्स किस पे लोगे। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम मटेरियल है, और अच्छा लग रहा हो तो देखो आप लोगों से मेरी यही विनती है कि आपका लाइक हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो लाइक करते रहिए और आंसर में पार्टिसिपेट करते रहिए। और अगर किसी क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको क्लियरली समझ में आ जाए तो जैसे शरद जी ने कहा, ऐसे कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्ड करते रहिए कि हाँ सर बिल्कुल बात अब हमको समझ में आ गई, अब एग्जाम में हम ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 डेफिनेशन बताता है असेसी की। किसकी डेफिनेशन बताता है ये, असेसी की डेफिनेशन बताता है हमें। अब बताओ मुझे इस असेसी की डेफिनेशन में कौन कौन शामिल होगा। पहली बात तो समझो असेसी कौन, असेसी वो बंदा है जो टैक्स का पेमेंट करेगा, जिसकी गिरबान पकड़ेंगे मोदी जी, पैसा दे, टैक्स दे, कमाया है तेने, इस देश में कमाया है, ला पैसा दे। तो ये वो बंदा है जो मोदी जी को पैसा देगा। आई एम जस्ट किडिंग, मजाक कर रहा हूं मैं, ताकि आपको इजीली बातें समझ में आए। असेसी वो है जिसको टैक्स का पेमेंट करना है, इनकम टैक्स एक्ट इसे जानता है कि भाई इससे लेना है पैसा। तो असेसी की डेफिनेशन में कौन आएगा, एनी टैक्स और अदर सम ऑफ मनी इज पेएबल, प्रोसीडिंग्स अंडर द एक्ट हैज बीन टेकन। लैंग्वेज से मत घबराओ आप, लैंग्वेज का मतलब क्या है, टाइम पे टैक्स नहीं दिया तो आपसे कोई पेनल्टी मांगी जा रही है। डीम्ड टू बी एसएसी इन डिफॉल्ट अंडर एनी प्रोविजन, फीस मांगी जा रही है आपसे, कोई आपके ऊपर जिसको कहते हैं हम लोग, आपने टैक्स की चोरी की है अगर, तो उसके लिए भी पेनल्टी लग रही है आपके, तो आपके खिलाफ कोई फीस या पेनल्टी बकाया है। बिल्कुल, ये सभी तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑल ऑफ, इन सब को एसएसी की कैटेगरी में रखा गया है। जिसको नॉर्मल टैक्स देना है, जिसको फीस पेनल्टी भरनी है, जिसको सिंपल पेनल्टी या कोई और तरीके का लाइसेंसिंग का पैसा देना है। बिल्कुल एक्सीलेंट, मजा आ गया। नंदन जी, रेड्डी साहब, शंकर जी, मुक्ता, विक्रम जी, शरद जी, अजय गौतम जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, बिल्कुल। श्रीकांत तलवार साहब, आपके नाम में तलवार है यार, बहुत बढ़िया। संतोष कुमार रजक जी, बिल्कुल एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया, सही जवाब है सभी का। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, आप अपने बच्चे की शिक्षा के लिए जो ट्यूशन फीस भरते हो उसका एग्जम्पशन कितने बच्चों तक के लिए मिल जाता है। और मुझे ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इनकम टैक्स एक्ट के
कौन से सेक्शन के अंदर ये डिडक्शन आपको मिलता है? एक बच्चा, 2, 3, 4, बताइए। चलिए कीजिए, कोशिश कीजिए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक्सीलेंट, मजा आ गया। कितने? 2 बच्चों के लिए। सेक्शन नंबर बताइए तो मजा आएगा। शरद जी, संतोष जी, रेड्डी साहब, नंदन जी, बहुत बढ़िया। आपका पसंदीदा सेक्शन है कौन सा है? 80। बहुत बढ़िया नंदन जी, एक्सीलेंट, बिल्कुल। सब बैंकर्स को ये सेक्शन का नाम पता है। आ रहा है जुलाई, दौड़ा दौड़ा, होने वाला है मार्च कंप्लीट। सब सैलरीड लोगों को अपना रिटर्न 31 जुलाई तक भरना है। सब लोगों को पता है कि आप लोगों को इसके केस में क्या मिल जाता है? एक डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80C के केस में। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एंटरटेनमेंट अलाउंस इनमें से किसके केस में एप्लीकेबल है? मतलब अगर मुझे इस चैप्टर से डिडक्शन और इस वाले टॉपिक से कोई बहुत एक ऐसा, मुझसे IIBF ये कह दे कि एक क्वेश्चन ऐसा बनाओ जो सबका गलत हो जाए, तो मैं ये क्वेश्चन बना देता। एंटरटेनमेंट अलाउंस इज एप्लीकेबल टू। बहुत बढ़िया, वेरी गुड श्रीकांत साहब, रेड्डी साहब, शंकर जी, नंदन कुमार जी। आप सोच रहे होंगे सर ये तो इतना आसान क्वेश्चन है, इसको आप बोल रहे हो सबके मार्क्स कट जाते, ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में? देखिए मैं बताता हूं इस क्वेश्चन में क्या है। ये क्वेश्चन उन सब बच्चों का गलत हो जाएगा जो इसको बहुत डीप में पढ़ के जाएंगे। आंसर आप सबका सही है, ऑल ऑफ दी अबव। लेकिन अगर याद रखना तो देखो, एंटरटेनमेंट अलाउंस किसे दिया जा सकता है? सबको दिया जा सकता है। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में मैं ये डाल देता, एंटरटेनमेंट अलाउंस इज अलाउड एज अ डिडक्शन, अलाउड एज अ डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन इनमें से किसे मिलेगा? तो फिर आंसर क्या होता आपका? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। देखो किसी ने भी सी आंसर नहीं दिया, मतलब मुझे पता था इसीलिए मैंने इसे आसान बनाया ताकि आपको ये कंसेप्ट याद रहे। अगर आपसे सिर्फ ये पूछ लिया जाए कि एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन किसे मिलता है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है, इसके अलावा किसी को नहीं मिलता। एंड अगर आपसे ये पूछा जाए कि एंटरटेनमेंट अलाउंस किसे दिया जा सकता है, किसी को भी दिया जा सकता है, देने में कोई मना नहीं है, लेकिन आपको उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो बताइए क्या ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर है? टेल मी, बताइए क्या ये आपको क्लियर है? ये कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। एंड प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा सब लोग, जितने भी साथी जुड़े हुए हैं। अगर आपको क्वेश्चन का क्वालिटी, एक्सप्लेनेशन, कंसेप्ट इफ इट इज क्लियर टू यू, प्लीज डू लाइक द सेशन और अपने दोस्तों में भी इसे फॉरवर्ड कीजिए। बताइए कितने परसेंटेज स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है एनुअल वैल्यू में से? तो जब भी आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी इनकम पर टैक्स देते हैं, अगर आपने किराए पे कोई इनकम कमाई है, अगर उस पे आप टैक्स देते हैं, तो उस पे कितना परसेंटेज का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। डिडक्शन आपको मिल जाएगा 30% का। कितना? 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आप लोगों को मिल जाएगा। बहुत अच्छा श्रीकांत जी, यू ट्राइड वेल। पहला क्वेश्चन आपके लिए आपके स्क्रीन पर बताइए, जल्दी से आंसर बताते चलिए। सेशन को आपके 2 ही काम, रट्टा मार लो इस बात को, हमारे 2 ही काम, जुड़ते ही लाइक कर लो और तुरंत आंसर बता दो। बताइए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। जितना डिले आप करेंगे उतने कम क्वेश्चन हम कर पाएंगे। बी क्विक। LIC का प्रीमियम कौन से सेक्शन में आपको डिडक्शन मिलेगा? आप लोग क्लेम करते हो ना, हर एक साइकिल में आप क्लेम करते हो। सो जो LIC पे प्रीमियम आप पे कर रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप जो पे कर रहे हो,
उस पे आपको डिडक्शन मिलेगा। किधर मिलेगा? बिल्कुल, बहुत बढ़िया रेड्डी साहब। बाकी लोग भी देखो, जवाब जल्दी जल्दी देते चलें। आप इन सेशंस को देखो। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, आप इन सेशंस को लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें। आपको आंसर जरूर करना है मेरे आंसर देने के पहले। उसका फायदा ये मिलेगा कि अगर आप गलत आंसर करेंगे तो मेरे सही आंसर देने पर आपको वो याद हो जाता है। हमारी गलतियां हमें बहुत याद रहती हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड शंकर जी, एक्सीलेंट। 80C बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 80C में एक बात और याद रखिएगा, लिमिट कितनी है? कितना डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो? 1,50,000। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिनमें आप 1.5 लाख तक का डिडक्शन हर साल क्लेम कर सकते हो। बहुत बढ़िया संजय जी, वेरी गुड। बाकी लोग भी जवाब देते चले, लाइक करते चले, आंसर देते चले। बस मेरी आपसे यही 2 रिक्वेस्ट है। माइनर इनकम को कहाँ क्लब किया जाता है? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। अगर आपका बेटा बेटी माइनर हैं लेकिन वो बहुत अच्छी रील बनाते हैं और वहाँ से कुछ पैसा कमाते हैं, अगर उनको यूट्यूब से कहीं से भी किसी भी सोर्स से कोई इनकम अगर उनको मिलती है तो उनकी इनकम को कहाँ क्लब किया जाएगा? फादर्स इनकम में, मदर्स इनकम में, फादर मदर में से जिसकी इनकम ज़्यादा हो, या फादर मदर दोनों की इनकम में जोड़ा जाएगा? बताइए जल्दी से, क्विक, जल्दी से, फटाफट से आने दीजिए आंसर क्विकली। किसकी, आपको क्या लगता है लॉजिकली किसकी इनकम में जुड़ना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है, माइनर है तो दोनों में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी वहां वो जुड़ जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया संजय जी, रेड्डी साहब, SSD, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप लोगों का। क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संतोष जी बहुत बढ़िया कोशिश है, क्योंकि अभी सोवेरिन गोल्ड बॉन्ड, हाँ सचिन जी बहुत बढ़िया। अभी आप लोगों ने सुनाई है जो इलेक्टोरल बॉन्ड थे, इलेक्टोरल बॉन्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया, और जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाया है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है जिसको हमको कंसीडर करना है एग्ज़ाम के नज़रिए से। एग्ज़ाम में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेन क्लाइंट था बीच में, तो आप समझिए कि बैंक का एक बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए बना के लाया हूँ। और ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है। वेरी गुड संजय जी, वेल ट्राई, बहुत बढ़िया। देखिए इतने अच्छे क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं, लेकिन उसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लोग जवाब देते चलिए। रेड्डी साहब बहुत बढ़िया, जवाब देते चलिए। और एक बार सब लोग चैट सेक्शन को मिनिमाइज करके सेशन को लाइक फटाफट से कर लीजिए। एक बात पे आपने ध्यान नहीं दिया, कौन है ये? मैं हूं मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा किस कैटेगरी में आएंगे? सोचिए आप, मिस्टर शर्मा जो हैं वो किस कैटेगरी में आएंगे? मिस्टर शर्मा आएंगे, सिंपल सी बात है, एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में। मिस्टर शर्मा एक इंडिविजुअल की कैटेगरी में आएंगे, और इंडिविजुअल की कैटेगरी में जब ये डिडक्शंस क्लेम किए जाते हैं तो ये 80GGC के अंदर क्लेम किए जाते हैं। GGB जो है वो कंपनी अगर कोई डोनेशन दे, अगर कंपनी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे रही है तो वो GGB में जाएगा, और अगर GGC जो है वो इंडिविजुअल के लिए बनाया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मुझे पेपर सेट करने के लिए कहा जाए तो मैं पॉलिटिकल पार्टी को दिए जाने वाले डोनेशन, इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू दिए जाने वाले डोनेशन के ऊपर आपसे ज़रूर क्वेश्चन पूछूंगा, और आपसे पूछूंगा कि बताइए इलेक्टोरल बॉन्ड पे जो आप डोनेशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी को, उसका डिडक्शन आपको कौन से सेक्शन में मिलेगा और कितना मिलेगा? दोनों ही केसेस में 100% डोनेशन क्या मिल जाता है आपको? डिडक्शन मिल जाता है। अगर आपने इसको किससे दिया है? बॉन्ड के फॉर्मेट में दिया है, इलेक्टोरल बॉन्ड के फॉर्मेट में, तो 100% अमाउंट का जो डोनेशन है उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको याद रहेगा और
लाइक आप लोग जरूर कर लेंगे अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो। सिंप्लीफाइड बनाए हैं लेकिन सीधे सीधे एग्जाम ओरिएंटेड है। डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड फॉर द अमाउंट डिपॉजिटेड अंडर द सुकन्या समृद्धि योजना। SSA अकाउंट में अगर मैं पैसा जमा करा रहा हूं तो बताइए मुझे कौन से सेक्शन के अंदर डिडक्शन मिलेगा। CC, तो देखो आपको भी पता है D और DD में तो नहीं मिलेगा, वो दोनों तो एक अलग चीज के लिए दिए गए हैं। D मेडिकल के लिए है और DD डिसेबल के लिए है। तो बताइए आप कहाँ जाना चाहिए, सुकन्या समृद्धि योजना कहाँ जानी चाहिए, C में के CC में। सो याद रखिएगा सुकन्या समृद्धि योजना किस कैटेगरी के अंदर जाती है। सुकन्या समृद्धि योजना हमेशा सुकन्या समृद्धि योजना हमेशा किस कैटेगरी में जाएगी, हमेशा 80C की कैटेगरी में ये जाएगी। CC की कैटेगरी में नहीं जाएगी, हमेशा किस कैटेगरी में जाएगी, C की कैटेगरी में जाएगी। क्योंकि जब आप 80C की लिस्ट को ध्यान से देखेंगे तो मोटे मोटे तौर पे आपको कहीं पर भी ध्यान रखिएगा 80CC जैसा कुछ मिलेगा नहीं, बस आपको कंफ्यूज करने के लिए मैंने CC दिया है। तो 80C के अंदर आपको ये डिडक्शन मिलेगा। और एक और बात पूछी जा सकती है आपसे, इसमें लॉक इन पीरियड कितना होता है। याद रखिएगा इसमें लॉक इन पीरियड होता है जब तक गर्ल चाइल्ड की एज 21 ईयर ना हो जाए। 21 साल तक इसमें उसको क्या रखा जाता है, लॉक इन पीरियड में रखा जाता है। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और लाइक तो कर ही रहे होंगे आप। बताइए, ये तो आपको पता होगा इंटरेस्ट ऑन लोन, लेकिन ये होम लोन कार लोन नहीं है। स्टडीज के लिए जो आपने लोन लिया है, स्टडीज के लिए लिए हुए लोन पर आपको डिडक्शन इनमें से किस सेक्शन में मिलेगा। हायर स्टडीज के लिए लिए गए लोन पर आपको बताइए। बिल्कुल सचिन जी, संतोष जी, 21 साल की उम्र होती है। और बताइए कितनी डिडक्शन किस सेक्शन में मिलेगी आपको। बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, सचिन जी वेरी गुड, एक्सीलेंट। कौन से सेक्शन में मिलेगी, 80E के अंदर आपको ये डिडक्शन मिलेगी। और ध्यान रखिएगा कब तक आप ये ले सकते हो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 साल तक आप ये डिडक्शन ले सकते हो। हायर स्टडीज के लिए जो लोन आपने लिया है, इसके इंटरेस्ट का डिडक्शन आप कितने समय तक क्लेम कर सकते हो, ये आप क्लेम कर सकते हो 8 साल तक। तो 80E में आपको ये डिडक्शन मिलेगा। ठीक है, बताइए। GST वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम, बट पहले लाइक कीजिए फिर जवाब दीजिए। फिर एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी फैक्ट बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में। बताइए कि GST इंडिया में कब इंट्रोड्यूस किया गया। GST इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया बिल्कुल जब संजय सिन्हा जी ने कहा तब ही इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन अगर मुझे इसी सवाल को आपके लिए मुश्किल बनाना हो तो मैं क्या करूंगा। मुझे इसे अगर मुश्किल बनाना हो तो मैं पूछ लूंगा कि ये जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू किया गया। मुझे टफ बनाना होगा तो क्या हो जाएगा कि मैंने GST जम्मू एंड कश्मीर में कब लागू किया गया, तो फिर उस केस में डेट बदल के क्या हो जाएगी 8 जुलाई। कहां के लिए, JNK के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। और लाइक तो उम्मीद करता हूं आपने कर ही लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन रेड्डी साहब, बिल्कुल सही जवाब है। विक्रम जी कोशिश बहुत बढ़िया है। सचिन साहब बिल्कुल सही जवाब है, मजा आ गया। मैं आपको बताता हूं 2 क्वेश्चन मैं आपसे अगले पूछने वाला हूं। और ये 2 क्वेश्चन पूछ के मैं आपको एक बात का एहसास कराना चाहता हूं कि एग्जाम में थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अगर आपने जल्दबाजी की क्वेश्चन पढ़ने और आंसर देने में, तो जो सिली मिस्टेक होती है ना, उसका दर्द होता है हमें। तो ये सिली मिस्टेक मत कीजिएगा। ध्यान रखिए क्या पूछा है आपसे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कब इंप्लीमेंट किया गया और वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसका नंबर क्या है। तो याद रखिएगा GST के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था
वो था 122वां। कौन सा था? 122वां डी। होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दिखते ही हम आंसर पे जंप कर जाते हैं। बिल पूछा है, बिल कौन सा है? 122वां बिल है जो इंट्रोड्यूस किया गया। फिर से पढ़िए, क्वेश्चन बदल गया। अब आप देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, लेकिन ये क्या है? एक्ट है। वो बिल था, ये एक्ट है। मजेदार बात क्या है, एक्ट का नंबर ऐसा है कि वो हमें आसानी से याद रह जाता है। इसीलिए जब भी हमको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट दिखता है तो हम उसी पे जंप कर जाते हैं, और वो क्या है? 101वां। तो एक्ट तो कौन सा है? 101वां। और बिल कौन सा है? बिल है 122वां। ये हमें याद रखना है। और ये बात आपको अच्छी लगी हो, आपको लगा हो कि हाँ सर ये बारीक बात है जो हमको एग्जाम में ध्यान रखनी है, क्वेश्चन पढ़ने में धैर्य रखना है, तो लाइक आप कर लीजिएगा। और कोई भी कोर्स आप सब्सक्राइब करें, आपके साथी अगर प्लान कर रहे हो तो उन्हें भी रिकमेंड करें। कोड आपको पता है, इससे आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं PDY। जीएसटी किस पर लगता है? जीएसटी किस पर लगता है? तो जीएसटी लगता है साहब ट्रांजैक्शन वैल्यू पर। अच्छा, मैंने आपको मौका ही नहीं दिया, डायरेक्ट ही आप लोगों ने, मैंने आंसर दे दिया। कोई बात नहीं, जीएसटी याद रखना हमेशा किस पे लगता है? ट्रांजैक्शन वैल्यू पर हमेशा जीएसटी लगता है। वैल्यू एडिशन पर क्या लगता था? वैट लगता था, जिसको रिप्लेस करके हमने क्या बनाया? जीएसटी। सेल्स वैल्यू पे पहले क्या लगता था? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था। ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पे क्या लगता है? क्या लगता था? एक्साइज ड्यूटी लगती थी। और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर क्या लगता है? कस्टम ड्यूटी लगती है। ये याद रखिएगा, जीएसटी से रिलेटेड बातें। ट्रांजैक्शन वैल्यू पे लगता है हमारा जीएसटी। 101वां, अब तो हम समझ ही गए कि जब भी एक्ट की बात होगी तो 101वीं। कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया है? पिछले में एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। पिछले में एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। 101वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जब हमने, एक्ट जब हमने पास किया, तो जीएसटी को लीगलाइज करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया? तो वो आर्टिकल नंबर हमें जानना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आर्टिकल बताते बताते आप मुझे लाइक जरूर करेंगे। आपका लाइक हमारे लिए मेन आर्टिकल है, वही हमारी मेन कमाई है। 246A मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, पूछा जा चुका है। तो 246A जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू एक आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया, जिसने जीएसटी इंप्लीमेंटेशन को क्या किया? लीगलाइज किया। और पावर जो है वो किसके हाथ में दी? सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में। यहां एक बात याद रखना, इंडिया में जीएसटी का कौन सा सिस्टम चलता है? डुअल सिस्टम। कहां से कॉपी किया हमने? कनाडा से कॉपी किया। हे गाइस, उम्मीद करता हूं सेशन आप लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी सी कमी चल रही है, सुपर एलीट प्लान के साथ हमें जरूर ज्वाइन कीजिए। कोड यूज कीजिएगा PDY। PDY कोड आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर करेगा। अगर आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो क्रैकर बैच आप लोगों के लिए एक परफेक्ट गेटवे है। इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन कोड सेम रहेगा PDY, अगेन मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। तो अगर आप कंटेंट MCQ दोनों प्रिपेयर करना चाहते हैं, गो फॉर दी सुपर एलीट प्लान। बिलीव मी, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अगर आप सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं, क्रैकर बैच के साथ जाइए। दोनों में से कोई भी कोर्स आप सब्सक्राइब करें, याद रखिएगा कोड PDY आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने मॉड्यूल डी से, और सबसे पहले क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। बहुत बढ़िया संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। मैंने आपसे कई बार, पिछली बार भी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे कहा था आप लोगों के दो ही काम, दो टारगेट आप बिल्कुल फिक्स कर लीजिए सेशन से जुड़ते ही। एक तो आपको इसे लाइक कर लेना है,
चैनल उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया होगा, और क्वेश्चन आपके सामने आते ही आपको जवाब देना है। आपको ये नहीं सोचना सही है गलत है, और बाकी और सोर्सेज से भी आप अंदाज, आप तो गेस कीजिए, गलत होगा चलेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई भी दूसरे सोर्सेज नहीं मिलेंगे। बट आप अगर यहाँ गलत जवाब देंगे तो आपको याद रहेगा कि मैंने इस क्वेश्चन का यूट्यूब सेशन में गलत जवाब दिया था, तो एग्जाम में आप आसानी से उस जवाब को एटलीस्ट स्किप कर पाएंगे। तो मुझे आप लोग बताइए इस पहले क्वेश्चन का क्या जवाब आपको लगता है। बहुत बढ़िया सचिन जी, बहुत बढ़िया कोशिश है। बाकी लोगों से भी मेरी यही उम्मीद है कि आप जल्दी से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे। उसका बड़ा सिंपल सा रीज़न मैं बताता हूँ आपको, आपका पार्टिसिपेशन ही इन सेशंस को एनर्जाइज करेगा। बहुत बढ़िया संतोष जी, बहुत बढ़िया। रेड्डी साहब वेरी गुड, एक्सीलेंट। शरद जी बहुत बढ़िया कोशिश है। देखिए समझिए, हम बात कर रहे हैं कि जो जीएसटी नेटवर्क है वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर बनाया है। तो जीएसटी नेटवर्क गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएसडीएल, देखिए डी जवाब दिया। अब एग्जाम में भी यही गलती हमसे हो सकती है। यह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। तो जितने भी साथियों ने डी जवाब दिया उन्होंने लॉजिक भी यही लगाया कि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स का मामला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इनडायरेक्ट टैक्स की जो सुप्रीम अथॉरिटी है उसका इन्वॉल्वमेंट रहा होगा, तो सीबीआईसी। लेकिन ये एक डिजिटल नेटवर्क है जो एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के सपोर्ट से बना है। तो उम्मीद करता हूं पहले क्वेश्चन में एग्जाम में क्या गलती आप कर सकते हो वो क्लैरिटी अब आपको है। और लाइक आप सब कर चुके हैं, जुड़ चुके हैं, तो जवाब देते चलिए और फॉरवर्ड भी करते चलिए। ये ऐसा क्वेश्चन है जो ऑलरेडी पूछा जा चुका है एग्जाम में, बहुत आसान क्वेश्चन है। एसएसी क्या है? सिस्टमैटिक अकाउंटिंग कोड, सर्विस अकाउंटिंग कोड, सिस्टमैटिक एडमिनिस्ट्रेशन कोड, साइंटिफिक अकाउंटिंग कोड। बहुत आसान चीज है। जीएसटी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को अलग अलग कैटेगरी में रिकॉर्ड करते हैं तो उनको एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है, उस कोड को कहते हैं एसएसी, फॉर द रिकॉर्ड कीपिंग। बताइए क्या लगता है आपको एसएसी का फुल फॉर्म क्या होना चाहिए? मैंने कहा सही गलत की परवाह किए बिना आप लोगों को बस जवाब देते चलना है, आपको ये चिंता नहीं करनी। वेरी गुड अशोक जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शरद जी, संतोष जी, टेक्नोक्रेज वेरी गुड। सचिन जी वेरी गुड। रेड्डी साहब बहुत बढ़िया। तो रेड्डी साहब बिल्कुल बहुत बढ़िया। अशोक गुप्ता जी बिल्कुल शानदार, मजा आ गया। देखिए सर्विस अकाउंटिंग कोड, एसएसी हम किसे बोलेंगे? सर्विस अकाउंटिंग कोड को। सर्विस अकाउंटिंग कोड जिसके थ्रू हम जो है सर्विसेज की जो कैटेगरीज है उनकी अकाउंटिंग करते हैं। सो बी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 बताइए आपका। व्हेन अ इंटर स्टेट, ध्यान रखिएगा शब्दों पे, जीएसटी कितने तरीके का है? जीएसटी 4 तरीके का है। सेंट्रल लेवल पे सीजीएसटी, स्टेट लेवल पे एसजीएसटी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे तो वो आपको नाम बताना है जो इस क्वेश्चन का आंसर भी है, और अगर यूनियन टेरिटरी इन्वॉल्व है तो नाम हो जाएगा यूटीजीएसटी। तो क्या बचा? आईजीएसटी। आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो बताइए। वेरी गुड रेड्डी साहब, बाकी लोग भी बताइए, पार्टिसिपेट तो करते रहिए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। डी बिल्कुल करेक्ट है। टेक्नोक्रेज वेरी गुड, बहुत बढ़िया कोशिश। सचिन जी शानदार, मजा आ गया, मौज कट गई। बिल्कुल डी आईजीएसटी, इंटर स्टेट। यही इंटर स्टेट की जगह अगर इंट्रा वर्ड होता, अगर वर्ड इंट्रा होता तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाता? सी बन जाता। ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हैं
तो IGST है, एक ही स्टेट में होते तो इंट्रा स्टेट में CGST और SGST लग जाता। चलिए आगे बात करते हैं। GST टैक्स विल बी पेड टू द स्टेट वेयर गुड्स आर। सो GST में टैक्स कौन से स्टेट के अकाउंट में जाएगा, बताइए बताइए, बताते चलिए। और देखिए, कोई भी कोर्स अगर आप ऑलिव बोर्ड ऐप पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ये कोड आपको याद रखना है, इससे आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाएगा। इससे आपका कॉस्ट भी कम हो जाएगा और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ भी पाएंगे। कोशिश कीजिए, बताइए क्या लगता है आपको, GST के अंदर जो टैक्स है वो कब लगता है। तो एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, GST जो है वो कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। GST इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। GST कैसा टैक्स है, कंजम्पशन पर बेस्ड टैक्स है, इसलिए जिस स्टेट में कंज्यूम होगा उसी स्टेट में टैक्स लगेगा, उसी स्टेट के अकाउंट में वो टैक्स का पैसा जाएगा। वेरी गुड शरद जी, रेड्डी और संतोष जी बहुत बढ़िया, सचिन जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते रहें, लाइक करते रहें, अपने दोस्तों में भी इसे फॉरवर्ड जरूर करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे पूरी चांसेस लगती हैं कि इस बार आपको एग्जाम में ये एज इट इज देखने को मिल सकता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड द GST काउंसिल। GST के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए ये काउंसिल बनाई गई थी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने के लिए। इसके लिए कौन सा आर्टिकल इंट्रोड्यूस किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो हमने आर्टिकल रिलेटेड और भी कुछ क्वेश्चंस पहले सेकंड सेशन में पढ़े हैं, और अगर आप लोगों ने पुराने सेशन ध्यान से देखे हैं तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, क्योंकि जब हम प्रिपेयर करते हैं तो हमसे ये छोटी छोटी गलतियाँ हो सकती है, ध्यान रखिएगा। मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं, तो आप लोग 246A के साथ जाएंगे। आप भूल जाएंगे कि 246A जो था वो GST को इंट्रोड्यूस करने के लिए किया गया एक आर्टिकल अमेंडमेंट है। हम यहाँ काउंसिल की बात कर रहे हैं, हम GST की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ काउंसिल की बात कर रहे हैं। और काउंसिल जो है वो 279A के थ्रू बनाई गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है जो एग्जाम में आपको 246A की तरफ ले जा सकता है, लेकिन जब भी काउंसिल का नाम आएगा 279A हमें याद रखना है। एक मैंने आपको 101 बताया था, एक 122, 101 और 122 का कंफ्यूजन मैंने आपको बताया, एक मैंने ये 246 और 279 का कंफ्यूजन आप लोगों को क्लियर कर दिया। उम्मीद करता हूं ये दोनों बातें आप अच्छे से याद रखेंगे। एक और क्वेश्चन जो आर्टिकल से है, और अगर मुझे कभी टफ क्वेश्चन आपसे पूछना हो एग्जाम में तो मैं इसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता हूं। आर्टिकल 366 सब आर्टिकल 12A, GST में सारे गुड्स कवर होते हैं एक को छोड़ के। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि GST के अंदर तो मोटर स्पिरिट पे भी GST नहीं है, नेचुरल गैस पर भी GST नहीं है, अल्कोहलिक लीकर पे भी GST नहीं है, लेकिन यहां हमसे पूछा है एक्सेप्ट, तो हमको तो एक ही जवाब देना है। यहां 3 चीजें दिख रही है हमको, तो याद रखिएगा अल्कोहलिक लीकर जो है इसमें पूरा आपको याद रखना है। अल्कोहलिक लीकर भी कौन सी वाली, फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, जिसको पी के आपको सभी लोग अपने दोस्त अपने भाई दिखते हैं, और मतलब जानते ही हो ना आप इसके बारे में तो कि अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां। तो ये वो है कि जिसको जिसको मतलब जिसके बाद ना चिंता है, सब मुक्ति जैसा बोध होता है, मुक्ति बोध वाला मामला। सो अगर अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है तो ये अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन याद रखिएगा GST के दायरे से ही बाहर है। आपसे यहां कवरेज के लिए पूछा है, ये GST का जो लॉ बनाया गया उसमें अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के बारे में कुछ
लिखा ही नहीं गया। बाकी मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस और तंबाकू, इन सबका नाम जीएसटी में है, लेकिन मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस पर अभी जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं वो इस बात पर एग्री नहीं है। तो इसीलिए मोटर स्पिरिट और नेचुरल गैस जीएसटी के दायरे में तो हैं, लेकिन इन पे जीएसटी लगता नहीं है। तो हम यहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं जीएसटी में क्या क्या कवर होता है। तो बहुत छोटा सा, आसान सा, नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है, लेकिन देखो कितनी गहरी बात, कितना मामूली सा डिफरेंस लीगली इन दो चीजों में है। उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिफिकेशन समझ में आ रहे हैं। कहीं भी आपके मन में कोई डाउट आए, कोई भी क्वेरी आए, तो आप याद रखिएगा मुझसे चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि आपको मामला कैसा लग रहा है। और बीच बीच में थोड़ा बताते भी रहा करो कि मौज आ रही है, मतलब मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए, तंबाकू के बारे में जीएसटी के अंदर इनमें से क्या बात सच है? ट्रू पूछा है, ट्रुथ पूछा है। जीएसटी के बारे में इसमें से क्या सच्चाई है, बताइए। लाइक करते चलो, जवाब देते चलो। क्या लगता है आपको, तंबाकू के बारे में इसमें से क्या बात सच्चाई है? याद रखिएगा, तंबाकू के बारे में इसमें से सबसे सच बात जो है वो ये है कि इस पे डबल टैक्स लगता है। इस पे जीएसटी भी लगेगा और इस पे सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। संतोष जी बहुत बढ़िया कोशिश, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा? सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रेड्डी साहब बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। बताइए, जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन कौन होता है? ये तो आसान क्वेश्चन है यार, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए। पिछली बार के मई अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन है? जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन, चेयरपर्सन का नाम बताओ मुझे, बताइए। हु इज द चेयरपर्सन ऑफ द जीएसटी काउंसिल? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कौन है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है? अभी निर्मला सीतारमन मैम जो है वो हमारी जीएसटी काउंसिल की चेयरपर्सन है। चेयरपर्सन जो है वो हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो फाइनेंस मिनिस्टर होंगे वो होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कोरम, जीएसटी काउंसिल की जब भी मीटिंग होगी उसके लिए कोरम कितने मेंबर पे होगा? कोरम का मतलब होता है मीटिंग करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, उसको बोलते हैं हम कोरम। तो मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड। बहुत बढ़िया सचिन जी, टेक्नोक्रेज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आप लोगों के जवाब। आप बस पार्टिसिपेट ऐसे ही करते रहिए और लाइक करते रहिए, पार्टिसिपेट करते रहिए, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोरम, जीएसटी काउंसिल का कोरम कितना होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जितने कुल टोटल मेंबर हैं उसमें से आधे, 1/2, 50% लोग तो मिनिमम होना जरूरी है, तब जाके जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हो पाएगी। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग का जो कोरम है वो 50% है। दो क्वेश्चन दोनों एक साथ, इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। वहां कोरम पूछा मैंने, यहां हम बात कर रहे हैं डिसीजन। जीएसटी काउंसिल जब भी डिसीजन लेगी तो कितने परसेंटेज वोट फेवर में होने चाहिए, या मिनिमम डिसीजन लेने के लिए कितने परसेंटेज लोग फेवर में होना जरूरी है? 2/3, 1/2, 3/4। याद रखना, यहां बात हो रही है डिसीजन की, इसके पहले बात हो रही थी कोरम की। दोनों को कंफ्यूज मत कीजिएगा। डिसीजन लेने के लिए सचिन जी आप खुद सोचिए, 1/3 की अगर परमिशन से काम चलने लग जाएगा तो कैसे चलेगा? अच्छा, आपने पिछले क्वेश्चन का जवाब 1/3 दिया है आई थिंक। बताइए क्या लगता है आपको, डिसीजन कैसे लिया जाएगा? डिसीजन तो याद रखिएगा, जो डिसीजन है वो होता है 3/4 वोट जो है वो फेवर में होना जरूरी है। 3/4 वोट
फेवर में होना जरूरी है, तब जाके डिसीजन जीएसटी काउंसिल में लिया जाता है। पहला क्वेश्चन आज का है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है? नॉट करेक्ट पूछा है, देखो एग्जाम में इस तरीके के बहुत क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो वहां आपको ध्यान देना है, करेक्ट नॉन करेक्ट शब्द पे जरूर आपको फोकस कर लेना है। जवाब देते जाओ, लाइक करते जाओ, जवाब देते जाओ, लाइक करते जाओ, बस यही हमारे दो मेजर काम हैं जो होने चाहिए। बताइए फटाफट। इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। इनकम टैक्स रेट इज सेम फॉर द इंडिविजुअल एंड कंपनीज। विक्रम जी, स्क्रीन का क्लियर ना होना वो इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है, आपके पार्ट पे, उसमें मेरे पार्ट पे इसमें कोई मतलब अपडेट पॉसिबल शायद नहीं होता। आप एक बार जब स्क्रीन को उस पे डालेंगे, एक्चुअली वो ऑटो मोड पे क्वालिटी डला हुआ होता है, आप उसको हाई पिक्चर क्वालिटी मोड पे जब डालेंगे तो ये स्क्रीन आपके लिए बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मुक्ता जी, एक्सीलेंट। इनकम टैक्स रेट जो है वो इंडिविजुअल्स के लिए अलग होती है, 5% से लेकर 30% तक के अलग अलग टैक्स ब्रैकेट हैं, और कंपनीज के लिए अलग अलग 20% मिनिमम है, कुछ केसेस में 15% भी है, से लेके 25% तक का रेट कंपनीज के लिए भी है। तो दोनों केसेस में ये स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए टैक्स रेट जो है वो अलग अलग होता है। बाकी सारे स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ये डायरेक्ट टैक्स भी है, डोमेस्टिक और फॉरेन के लिए ये जो इनकम टैक्स रेट है वो अलग अलग होती हैं, एंड इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो डिफरेंट असेसिस के लिए अलग अलग फॉर्म्स भरने होते हैं। यस, सो बी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर है। चलिए, डिडक्शन, अगर आपने सर्टेन फंड्स चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को अगर आपने डोनेशन दिया है तो वो डोनेशन का डिडक्शन आपको किस सेक्शन में मिलेगा? इसको हम एक नाम भी देते हैं, सोशल डोनेशन। सोशल डोनेशन का डिडक्शन याद कीजिए, मैंने पहले आपको पॉलिटिकल डोनेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करवा दिया। पॉलिटिकल डोनेशन से रिलेटेड दो स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताए थे, एक जब इंडिविजुअल दे और जब कंपनी दे, दोनों के सेक्शंस अलग अलग हैं। उसी तरीके से जब हम सोशल डोनेशन देते हैं सोशल डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं, नॉर्मल सोशल डोनेशन, तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। अमित जी, मुक्ता जी, विक्रम जी, शंकर जी, बहुत बढ़िया, सब लोग अच्छी है, कोशिश कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है। इसी तरीके से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। 80G आसान भाषा में कैसे याद रख सकते हो आप इसको? सोशल डोनेशन। सोशल पर्पस के लिए, चैरिटेबल पर्पस के लिए अगर आप डोनेशन देते हो तो सिंपल 80G है। पॉलिटिकल का केस जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो बिल्कुल सही जवाब है। उम्मीद करता हूँ आप सबने सेशन लाइक कर लिया है, नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से एक बार लाइक कर लीजिए और तीसरे क्वेश्चन का जवाब दीजिए। उम्मीद करता हूँ पहले आप लोग सेशन लाइक कर लेंगे और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का मुझे जवाब दे देंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा इंट्यूशन मुझे कहता है कि ये एग्ज़ाम में इस बार आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत हाईलाइटेड है आपके स्पेसिफिक कंटेंट में और अभी तक एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। दो तरीके की इनकम टैक्स ऑप्शंस आजकल एक असेसी को मिलती है। एग्जिस्टिंग टैक्स रेट से वो टैक्स दे सकता है और एक न्यू रिजीम जिसको बोलते हैं। न्यू रिजीम या नया टैक्सेशन सिस्टम जो है, इन दोनों में से वो किसी एक को चुन सकता है। तो ये जो नया टैक्स रिजीम है, ये इनमें से किस सेक्शन के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया है, और एग्जाम के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। श्रीकांत जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी कोशिश, ट्राई बहुत अच्छा किया है आपने। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते रहें, उसमें कंजूसी ना करें, पार्टिसिपेशन करते रहिए। देखिए, सही गलत की परवाह मत कीजिए।
क्या हो जाएगा हमारा आंसर? हमारा आंसर इस केस में होगा डी, 115 BAC, 115 BAC जो है ये एक सेक्शन है। बहुत बढ़िया विक्रम जी, बी और डी में ही सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसमें बचता है, तो डी याद रखिएगा। 115 BAC जो है इसमें न्यू टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप कंसेशनल रेट से टैक्स दे सकते हो, लेकिन कंडीशन एक ही है कि इस कंसेशनल रेट को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो फिर आपको डिडक्शंस नहीं मिलेंगे। डिडक्शंस एग्जम्पशंस जो हैं वो फिर आपको नहीं मिलती हैं इसके अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के बारे में एज पर द इंड एएस। एक बार ये क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसके रिपीट होने के चांसेस वापस बराबर से उतने ही बनते हैं। बताइए, कोशिश कीजिए। क्या लगता है आप लोगों को? आज पार्टिसिपेशन बहुत कम लोगों का है, कोई बात की नाराजगी है? बहुत बढ़िया श्रीकांत जी, शंकर जी, देखिए ध्यान से देखिए आप इस बात को, क्या कह रहे हैं ये, डेफर्ड टैक्स एसेट शुड बी क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट। ये गलत स्टेटमेंट है। जब अलग कैटेगरी है अपने आप में, जब वो अपने आप में डेफर्ड टैक्स की कैटेगरी में है, तो अलग से कोई क्लासिफिकेशन क्यों किया जाए? हम उसे करंट एसेट क्यों मानेंगे? नहीं मानेंगे। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी शुड बी क्लासिफाइड एज अ करंट लाइबिलिटी, ये भी गलत स्टेटमेंट है। डेफर्ड टैक्स एसेट शुड नॉट बी क्लासिफाइड एज अ करंट एसेट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है सी। याद रखिएगा, डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज को दो सेपरेट कैटेगरी में ही हमेशा रखा जाए, ऐसा इंड एएस कहता है। कौन सा इंड एएस कहता है ऐसा? ये भी नॉलेज के लिए याद रख लेना, वैसे आपसे नहीं पूछेगा, बट इंड एएस 12 ऐसा हमसे करने के लिए कहता है। ठीक है, क्या कि आप डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी को डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी में ही रखेंगे फॉर द टैक्सेशन पर्पस। ठीक है, आप अकाउंटिंग पर्पस से उसको कहीं भी शो कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट जब हम टैक्सेशन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम इन्हें करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। ठीक है, डेफर्ड टैक्स का मीनिंग श्रीकांत जी हमने कई बार बैच के अंदर डिस्कस किया है, फिर भी मैं एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू, जिससे आपके दिमाग में ये बात बैठ जाए कि डेफर्ड टैक्स, क्योंकि मन में शंका है कि एसेट कैसे हो सकती है। एसेट इस तरीके से ये हो सकती है कि आपको टैक्स देना था 50,000 रुपए का, आपने 70,000 दे दिया, 20,000 ज्यादा टैक्स दे दिया, गवर्नमेंट ने कहा रिफंड तो नहीं करेंगे, बाद में एडजस्ट कर लेना। तो ऐसा टैक्स जो आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट को दिया है और फ्यूचर में एडजस्ट किया जाएगा, उसको बोलते हैं डेफर्ड टैक्स एसेट, क्योंकि आपके पास उसे एडजस्ट करने का एक चॉइस होता है। तो सी करेक्ट आंसर है। बताइए, 5वें क्वेश्चन का जवाब दीजिए और लाइक करते चलिए और जवाब देते चलिए। अगर टैक्स लॉ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसी एक एक्सपेंडिचर को डिसअलाउ कर देता है, मतलब आपने अकाउंटिंग की, आपने P&L बनाया, आपने बोला कि हम तो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 50,000 का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है ये तो आप कहते हो अकाउंटिंग के लिए, और टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो कहते हैं कि हम आपको डेप्रिसिएशन सिर्फ 30,000 का अलाउ करेंगे। तो वो 20,000 रुपये का आपको कोई एक खर्चा है, डेप्रिसिएशन मैंने एक एग्जाम्पल लिया है,
कोई खर्चा है जो वो अलाउ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा? क्या उससे आपकी करंट टैक्स लायबिलिटी बढ़ जाएगी? क्या उससे आपकी डेफर्ड टैक्स एसेट क्रिएट हो जाएगी? क्या कोई डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, या नन ऑफ दी अबव? अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप बोल रहे थे खर्चा 50,000 है, गवर्नमेंट बोल रही है नहीं 30,000 है, तो बात तो गवर्नमेंट की माननी पड़ेगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपकी बात थोड़ी ही मानेगा। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? करंट ईयर में आपकी क्या बढ़ जाएगी? टैक्स लायबिलिटी, क्योंकि 20,000 का खर्चा आप कम क्लेम कर पाओगे। 20,000 एज एन एक्सपेंडिचर आप कम क्लेम कर पाओगे। जब आप कम क्लेम करोगे तो आपकी प्रॉफिट बढ़ जाएगी। देखो P&L जब हम बनाते हैं तो यहां निकालोगे आप जीपी। अगर आपकी बात मानी जाती तो फॉर एग्जाम्पल आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता 80 लाख का, ठीक है, लेकिन या 80,000 का फॉर एग्जाम्पल, लेकिन अगर टैक्स डिपार्टमेंट की बात मानी जाएगी तो आपका जीपी नहीं, सॉरी, नेट प्रॉफिट, P&L बना रहे हैं ना, तो नेट प्रॉफिट आपका जो है वो कितना आ जाएगा? 20,000 ज्यादा आएगा, क्योंकि 30,000 ही माइनस करने के लिए टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है, तो 1 लाख। तो 20,000 रुपए पे आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा इस साल। इसीलिए आंसर क्या होगा हमारा? ए हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल विक्रम जी, सही जवाब है आपका। उम्मीद करता हूं आपको कंसेप्ट भी क्लियर है। अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। जीएसटी लेविड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन? इसमें से किस पर जीएसटी लगाया जाता है? बताइए। गुड्स एंड सर्विसेज पे, इंपोर्ट पे, लीज पे, इनमें से किस पर जीएसटी लगता है? अच्छा क्वेश्चन है, आसान है पर अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा, आप मेगा क्रैकर के लिए जाएं, सुपर इलीट के लिए जाएं या ऑल इन वन के लिए जाएं, हर केस में आप ये कोड जरूर अप्लाई कीजिए। डबल बेनिफिट है, एक तो कॉस्ट भी आपको कम लगेगी और आप डायरेक्टली मुझसे जुड़ भी पाएंगे। बहुत बढ़िया श्रीकांत जी, एक्सेलेंट। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें। आज थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रेशियो मुझे कम नजर आ रहा है आप लोगों का। मैं कह रहा हूं आप सही गलत की परवाह ना करें। यस, ऑल ऑफ दी अबाउट। ध्यान रखना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज पे तो लगता ही है। अगर आप इंपोर्ट करोगे तो इंपोर्ट पर भी आपको आईजीएसटी लगता है। लीज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे भी आपको आईजीएसटी लगता है। यस, डी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बताइए, अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वही बार बार मैं यही कह रहा हूं, लाइक करते चलिए और जवाब देते चलिए। इनमें से कौन सा ट्रांजैक्शन जीएसटी के रिजीम में नहीं है? ये कंसेप्ट मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कल के लेक्चर में, आई थिंक, जहां मैंने आपको 2 कंसेप्ट बताए थे। एक तो है कि कुछ चीजें जीएसटी के दायरे से, क्राइटेरिया से ही बाहर है, और दूसरा चीजें जीएसटी के क्राइटेरिया में तो हैं लेकिन अभी तक उन पे जीएसटी लगता नहीं है। तो यहां पे बहुत आसान आंसर हो जाएगा कि जो अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है ये तो जीएसटी के दायरे से ही बाहर है। बहुत बढ़िया, ए हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया श्रीकांत जी, विक्रम जी, संजय जी, मुक्ता एंड शंकर जी, एक्सेलेंट, मजा आ गया। चलिए अगले का जवाब दीजिए। सिस्टम ऑफ जीएसटी में थ्रेशोल्ड लिमिट इज फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड उत्तराखंड, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, इनके लिए थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? किस चीज की थ्रेशोल्ड लिमिट पूछ रहे हैं ये? रजिस्ट्रेशन की। देखो बहुत बेसिक सी बात बता देता हूं मैं आपको। जीएसटी में अगर आप एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टर्नओवर को क्रॉस कर जाते हो तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। उस रजिस्ट्रेशन की जो लिमिट है वो कितनी है? तो याद रखना, उस रजिस्ट्रेशन की लिमिट नॉर्थर्न स्टेट के लिए जो है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए वो कितनी है? बताइए, चलिए ट्राई कीजिए। बहुत बढ़िया संजय जी, अमित जी, बहुत बढ़िया कोशिश है। 10 लाख की लिमिट है, ध्यान रखिएगा। कितनी लिमिट है वो? 10 लाख की लिमिट है फॉर दी रजिस्ट्रेशन पर्पज। सो डी जो है वो करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? बताइए, ये इज है। जीएसटी इज एम्ड एट ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस एंड ऑल्सो एट बेटर टैक्स कंप्लायंस।
जीएसटी चार्ज्ड ओनली ऑन द कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एडिशन एट द ईच स्टेज। नॉट करेक्ट पूछा है हमसे, ध्यान रखना। ये तो दोनों बात मुझे ठीक ही दिख रही है। जीएसटी हैज रिजल्टेड इन डूइंग बिजनेस मोर डिफिकल्ट। देखो किताबी तौर पे हम ये नहीं बोल सकते, तो नॉट करेक्ट क्या आ जाएगा? सी। अब आप एक व्यापारी से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि जीएसटी ने जीवन बनाया तो थोड़ा मुश्किल ही है, बट हम किताबी तौर पे ये बात नहीं कह सकते। बुकिश तौर पे, किताबी तौर पे तो सी ऑप्शन एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट माना जाएगा। सो सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट जवाब है। चलिए अगले की तरफ चलते हैं, और प्लीज लाइक सब लोग जरूर कर लीजिएगा, और आपको कोई भी क्वेरी आए किसी भी बात में पूछते चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग erstwhile taxes has been replaced by the GST? इनमें से कौन कौन से जो टैक्सेस हैं जो कि एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं बाय दी जीएसटी? जैसे ही जीएसटी आया इनमें से क्या क्या एब्जॉर्ब कर लिया गया है? बताइए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबके सब सब्स्यूम कर लिए हैं, डी आएगा आंसर। बिल्कुल संजय जी, आपकी बात पे भी डिस्कशन करते हैं। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि अब जो लिमिट है वो 20 लाख है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो आईआईबीएफ की तरफ से रिकमेंडेड बुक है उस बुक में अभी भी इसको करेक्ट नहीं किया गया है। इवन आई हैव रॉट अ मेल रिगार्डिंग दिस, लेकिन उन्होंने इसको अभी तक करेक्शन नहीं किया है। और एग्जाम में जब उन्होंने इसे पूछा तो उन्होंने सेम ऑप्शंस दिए, जबकि ये लिमिट्स पिछले साल ही चेंज हो चुके हैं, बट अभी तक उन्होंने अपडेट नहीं किया। तो अगर मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो है इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली जो आपकी स्क्रीन पर है, इस क्वेश्चन को स्पेसिफिकली विद रेफरेंस टू दी आईआईबीएफ मटेरियल भी याद रखिएगा। अगर वो समझदार होंगे, अगर वो अपडेटेड हो जाएंगे, पेपर सेट करने वाले को अगर ये चीज पता लग जाएगी, तो 20 लाख बिल्कुल करेक्ट जवाब है। लेकिन आपकी जो बुक है उसमें ये लिमिट 10 लाख दी हुई है, दैट इज वाई जो है हम 10 लाख के साथ यहाँ जा रहे हैं। बट हाँ, अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहेंगे कि आप होते एग्जाम में तो आप क्या करते, तो देखो मैं पहली प्रायोरिटी 20 लाख को ही रखता, क्योंकि ये 2023 में अपडेट हो गई लिमिट। 2023 में इन सभी स्टेट्स ने इस बात को एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, हम अपनी लिमिट को जो है वो इंक्रीज कर लेते हैं। तो ये दोनों चीजें हैं जो जैसे संजय जी ने पूछा, तो उनकी क्लैरिटी और आप सबकी क्लैरिटी के लिए दैट इज द इनपुट जो हमें याद रखना है। सो गाइस, अगर आपको ये समरी रिवीजन अच्छा लग रहा हो और इसकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को करनी हो, तो आप मुझे जेआईबी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्रैकर बैच में ज्वाइन कीजिए। आप लोग जानते हैं, जब आप इसे ज्वाइन करें तो एक छोटा सा कोड है PDY, उसे आप यूज करें और इस कोर्स पर आप बहुत अच्छा डिस्काउंट पा सकते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट आपको इस कोड से मिल जाएगा, आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट भी कर पाएंगे। अगर समरी आपको अच्छी लग रही है तो इसी के ऊपर बेस्ड सारे टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं इस क्रैकर्स बैच के अंदर। कोड याद रखिएगा, ये कोड आपको मैक्सिमम बेनिफिट भी देगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए अलग बैच है एंड बाइलैंग्वेज के लिए अलग बैच है। थैंक यू। और इसी के साथ आज का पहला सवाल, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग पार्टिसिपेट जरूर करेंगे। हम लोग मॉड्यूल डी इनिशियली कर रहे हैं। सो मॉड्यूल डी में अब तक हम 4 सेशन कर चुके हैं। अब ये जो सेशन है इसमें हम मॉड्यूल डी में कॉस्टिंग एक आपके पार्ट है उससे रिलेटेड बातें करेंगे। तो बताइए इनमें से किस तरीके की जो फर्म है वो प्रोसेस कॉस्टिंग को
फॉलो करेगी? प्रोसेस कॉस्टिंग। इनमें से किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई होती है? बताइए, क्या लगता है आप लोगों को? गुड इवनिंग रेड्डी साहब, सभी को गुड इवनिंग। संजय जी बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट, मजा आ गया। डी, बिल्कुल। ऐसी कोई भी बिजनेस जिसमें फाइनल प्रोडक्ट अलग अलग प्रोसेस से जाकर बनता हो, ऐसे बिजनेस में प्रोसेस कॉस्टिंग लगती है। तो ऑयल रिफाइनरी जो है उसमें प्रोडक्ट बनाने में डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस लगती हैं। सो ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस में प्रोसेस कॉस्टिंग अप्लाई की जाती है। रेड्डी साहब बहुत बढ़िया कोशिश है। तिवारी जी बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया है। सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कंपनी बंद हो गई, उसके बावजूद भी वो कौन सी कॉस्ट है जो आपके बिजनेस में आपको पे करनी ही पड़ती है? बताइए, लाइक करते चलिएगा, जवाब देते चलिएगा। इनमें से वो कौन सी कॉस्ट है जो बिजनेस बंद हो जाने के बाद भी आपके बिजनेस में आती रहेगी? बहुत बढ़िया विक्रम जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करते रहें, मुझे पता है आप बहुत बढ़िया, वेरी गुड। संजय जी बहुत बढ़िया। मुझे पता है आप लोग इन दो के बीच में बड़े कंफ्यूज्ड हैं कि सर ए बोलें या सी बोलें। नंदन जी कोशिश बहुत बढ़िया है, बट कंपनी बंद हो रही है, शट डाउन हो रही है। वेरी गुड रेड्डी साहब, बहुत बढ़िया। देखिए, याद रखिएगा, जब भी कंपनी बंद होती है, जब कंपनियों को बंद किया जाता है, तो बंद करते वक्त भी कुछ खर्चे आते हैं। आपको लिक्विडेटर अपॉइंट करना पड़ता है, आपको चीज़ों को डिसमेंटल करवाना पड़ता है, आपको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है चीज़ों और एसेट्स को। इन सब को जो एक नाम दिया गया है कॉस्टिंग में, वो है शट डाउन कॉस्टिंग। सो शट डाउन कॉस्टिंग एक ऐसा सिस्टम है जो कभी जब भी किसी कंपनी को बंद किया जाएगा, उस वक्त ये खर्चे सारे किए जाएंगे, शट डाउन कॉस्टिंग वाले। ठीक है, सो सी जो है इसका बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। सर फिर संक कॉस्ट क्या होती है? संक कॉस्ट वो कॉस्ट है जो आप ऑलरेडी खर्च कर चुके हो। लाइक आप एक मशीन खरीद चुके हो, अब आप प्रोडक्शन करो चाहे मत करो। अरे साल के पहले दिन इस साल में जिम जाऊंगा, जिम का पैसा भर चुके आप, अब आप जिम जाओ चाहे मत जाओ, वो आपकी संक कॉस्ट है, वो पैसा आपका लग चुका, दैट इज कॉल्ड संक कॉस्ट। लेकिन जब कंपनी बंद हो जाए, उस वक्त जो खर्चा होता है दैट इज शट डाउन कॉस्ट। तो दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है। और आप लोग जुड़ते जाइए और लाइक प्लीज जरूर सब लोग पहले चैट सेक्शन को मिनिमाइज करके करते रहिए, और लाइक करने के बाद फिर अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सभी डायरेक्ट कॉस्ट को अगर मैं जोड़ दूं, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट बिजनेस में आती है, उनका अगर मैं टोटल लगा दूं, तो मुझे बताओ उस टोटल को मैं क्या नाम दूंगा? उस टोटल का नाम क्या होगा जिसमें सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट जोड़ दी जाती है? तो डायरेक्ट कॉस्ट के नाम पे क्या क्या चीजें आती हैं साहब? रॉ मटेरियल, प्रोडक्ट को बनाने में डायरेक्टली रॉ मटेरियल का खर्चा आता है। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी जवाब देते चले। विक्रम जी बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। एंड रेड्डी साहब अगेन, विक्रम जी बहुत बढ़िया। नंदन कुमार जी बहुत बढ़िया। लेकिन देखिए, आप सभी का जवाब जो है वो गलत है। ध्यान रखिएगा, जब मैंने कॉस्ट शीट का फॉर्मेट आप लोगों को यूट्यूब पे भी पढ़ाया था 10 मिनट 1 मार्क्स वाली सीरीज में, तो कॉस्ट शीट के फॉर्मेट में मैंने आपसे कहा था रॉ मटेरियल में जुड़ता है डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और इन तीनों को जोड़ दो तो हमें मिलती है प्राइम कॉस्ट। इसमें फिर हम ओवरहेड जोड़ते हैं, और ओवरहेड, सभी जो ओवरहेड हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और हमसे क्वेश्चन ने पूछा है सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट आपका आंसर होगा। सो जो 10 मिनट वाली सीरीज है
उसमें जब मैं मॉड्यूल डी के 10 मिनट 1 मार्क क्वेश्चन आपको करा रहा था, वहां पर मैंने यूट्यूब पे भी बताया है और पेड बैच में भी आप लोगों को ये डिटेल डिस्कशन मिल जाएगा कॉस्ट शीट वाला, जहां पे हमने प्राइम कॉस्ट के बारे में डिस्कशन किया है। चलिए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। याद रखिएगा, जब मैं सारे खर्चे इसके अंदर जोड़ देता हूं, ओवरहेड के अलग अलग टुकड़े हो जाते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का अलग ओवरहेड है, सेलिंग का अलग ओवरहेड है, डिस्ट्रीब्यूशन का अलग ओवरहेड है। तो अगर सिर्फ एडमिन वाला मैं यहां जोड़ दूं तो ये हो जाता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एक और होता है फैक्ट्री ओवरहेड। तो अगर इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिन को, तो मुझे मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें अगर मैंने सेलिंग भी जोड़ दिया तो मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और इसमें डिस्ट्रीब्यूशन अलग से जोड़ दिया तो कॉस्ट ऑफ सेल्स मुझे मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, प्राइम कॉस्ट हमारा यहां आंसर होगा। चलिए अगला बताइए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इनमें से किस की तरफ ज्यादा फोकस किया गया है? कम्युनिकेशन पर, पास्ट डेटा पर, फ्यूचर डेटा पर, या बैंक ओरिएंटेड? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का फोकस किस तरफ होता है? तो अगर आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बेसिक डेफिनेशन पता है तो आप बहुत आसानी से इस क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। जवाब दीजिए, बट प्लीज आई हम्बली रिक्वेस्ट एक बार मिनिमाइज कर लीजिए और फटाफट लाइक कर लीजिए सेशन को। अभी भी हमारे कुछ साथी हैं जो शायद नाराज चल रहे हैं और लाइक नहीं कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड विक्रम जी, संजय जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन चल रहा है कार्यक्रम। बाकी लोग भी जवाब देते चले। मैंने कहा आपको बस दो ही चीजों पे फोकस रखना है, मेरे मोटिवेशन के लिए लाइक करते चलिए और आंसर देते चलिए। आप लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे तो मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस एग्जाम ओरिएंटेड बना के लाता रहूंगा। फिर वो एफर्ट करने में मजा आता है, फिर लगता है कि हाँ नहीं, हमने आज बैठ के अगर 1 घंटा कुछ क्वेश्चन इनके लिए अच्छे से ढूंढे हैं तो आप लोग का सपोर्ट जो है वो मिल रहा है लाइक्स एंड कमेंट्स के थ्रू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शरद जी कोशिश, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, जवाब देते चलिए। थैंक यू विक्रम जी, सचिन जी थैंक यू वेरी मच। रेड्डी साहब 1 कम्युनिकेशन ओरिएंटेड नहीं। शरद जी कोशिश बहुत बढ़िया है, बट याद रखिएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो पूरी फ्यूचरिस्टिक है। फ्यूचरिस्टिक से मतलब यहाँ क्या है आप ध्यान से समझिएगा। बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया। फ्यूचरिस्टिक से यहाँ मतलब क्या है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन मोटिव ही क्या है, ये हेल्प करते हैं किसको? मैनेजमेंट को इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में मदद करते हैं किसको? मैनेजमेंट को। तो डिसीजन हमेशा फ्यूचरिस्टिक होता है। सो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? फ्यूचर ओरिएंटेड हमारा इसका आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और पिछले दोनों एग्जाम में एज इट इज रिपीट हुआ है। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछली बार मई 23 में भी आया था और नवंबर 23 में भी आया था। तो चिंता मत कीजिए, ये जून में आपके आ सकता है 24 में, क्योंकि ये एक्चुअली में कॉस्ट अकाउंटिंग की डेफिनेशन से जुड़ा हुआ मामला है। तो आपको बताना है कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या शामिल होता है। बहुत बढ़िया संजय जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बस यही करना है सब लोगों को, जवाब देते चलिए, लाइक करते चलिए। जैसा मैंने शुरू में भी कहा था, आप लोग इन सेशंस को लाइव देखें, रिकॉर्डेड देखें, बट आप लोगों के लाइक और आपके कमेंट आंसर्स में ज़रूर आने चाहिए। आप गलत जवाब भी देंगे ना तो भी आप लोगों का एक बेटर प्रैक्टिस होगा, आपका पार्टिसिपेशन रेशो बढ़ेगा, आप
एमसीक्यू देखकर न्यूट्रल में नहीं जाएंगे, आप एनालिटिक्स में जाएंगे। आंसर देने का ये फायदा है। अदरवाइज क्या होता है, कई बार जब हम आंसर्स में पार्टिसिपेट नहीं करते तो हम बहुत न्यूट्रल से हो जाते हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ए बिल्कुल सभी साथियों का एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब है साहब। सौरभ जी, नंदन जी, विक्रम जी, रेड्डी साहब, सचिन जी, एक्सीलेंट, मजा आ गया। टैक्स का कोई लेना देना नहीं है कॉस्टिंग से, डे टू डे ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, इसीलिए क्या आएगा हमारा आंसर, ए हमारा आएगा। तो एक दो पर्पस यहां पे आपको पकड़ के चलना है, कॉस्ट की कैलकुलेशन, कॉस्ट का प्रेजेंटेशन मतलब रिपोर्ट बनाना, और कॉस्ट को कंट्रोल करना। ये जो तीन चीजें हैं ये कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, तीनों से मिलके पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग बनती है। असर्टेनमेंट को कैसे याद रखना आप, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, और इस कैलकुलेशन के लिए जो फॉर्मेट्स बनाए जाते हैं वो प्रेजेंटेशन में आएंगे। फॉर्मेट बना के कैलकुलेशन करके फिर इन पर वो टेक्निक्स लगाना जिससे कि इस कॉस्ट को बिजनेस में मिनिमाइज किया जा सके। कॉस्ट कंट्रोल का मतलब, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है रेड्डी साहब आपने, कि अगर मुझे मान लीजिए बहुत छोटी सी आपकी एक चॉकलेट बनाने की फैक्ट्री है, टॉफी बनाते हो आप, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि जो टॉफीज होती हैं उनमें एक तो लेयर होती है पॉलिथीन का, फिर उसके नीचे एक लेयर होता है जो कि उसको मेल्ट होने से रोकता है। समटाइम्स वो थिक पेपर होता है, समटाइम्स वो, अगर आपने बड़ा वाला चॉकलेट खरीदा है कैडबरी वाला, तो उसके अंदर फिर वो गोल्डन कलर का एक कवर होता है जिसको आप हटाते हैं तो वो काम आता है। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं सर्दियों में तो आपको उस रैपर की जरूरत नहीं है, क्योंकि सर्दियों में चॉकलेट वैसे ही नहीं पिघलती। तो आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होगा वो आपको रेकमेंड करेगा कि साहब ये जो रैपर है ना, ये जो भी प्रोडक्शन हम बनाने वाले हैं फॉर दी दिसंबर एंड जनवरी, 2 महीने, इन 2 महीनों के अंदर हम इस रैपर को क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, ताकि क्या हो जाएगा, हमारी कॉस्ट बच जाएगी। दैट इज कॉल्ड कॉस्ट कंट्रोल। तो बिजनेस के ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई करना जहां पे मिसयूज हो रहा है, अगर मिसयूज हो रहा है तो उसे रोकना, दैट इज कॉस्ट कंट्रोल। उम्मीद करता हूं रेड्डी साहब क्लियर है बात। ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस एग्जाम ओरिएंटेड के लिए आप मुझे सुपर इलीट में या मेगा क्रैकर के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हो। कोड आप लोगों को पता है, पीडीवाई कोड आपको मैक्सिमम बेनिफिट इसमें देगा और डायरेक्टली मुझसे कनेक्ट भी करेगा। लाइक जरूर कर लीजिएगा आप सब लोग। बताइए अगले क्वेश्चन का जवाब, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को और किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही पसंदीदा फेवरेट क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को बाकी और किस नाम से जाना जाता है, बताइए। क्या कहेंगे हम ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के बारे में? तो याद रखिएगा, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग तो जब 10 मिनट 1 मार्क वाली सीरीज भी मैंने आप लोगों के लिए ली थी, तब भी बताया था मैंने, होटल, होटल क्यों, आपका पसंदीदा बैंक, ट्रांसपोर्ट, इन सभी में क्या काम में आता है, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। सो ऑपरेटिंग कहां काम आता है, सर्विस कॉस्ट, सर्विस सेक्टर में। तो इसीलिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग को सर्विस कॉस्टिंग के नाम से भी जाना जाता है। तलवार साहब कोशिश बढ़िया है, नंदन जी, विक्रम जी, बैच कॉस्टिंग नहीं, बैच कॉस्टिंग तो जॉब कॉस्टिंग का ही एक टाइप है। याद रखना, जॉब कॉस्टिंग के 3 टाइप हो सकते हैं। जब आप एक अकेला काम करो और वो काम छोटा हो तो उसको बोलेंगे जॉब कॉस्टिंग। किसी ने काम आपको दिया हो जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट एक साथ बनाने हो, 26 जनवरी को आपको ऑर्डर मिला है कि आपको 50 किलो लड्डू बना के डिलीवर करने, ये बैच कॉस्टिंग लगेगा, क्योंकि एक पूरा का पूरा बैच साइज बनाओगे आप। और आपने कोई ऐसा काम ले लिया जो बहुत बड़ा है और लंबे समय तक चलेगा, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ब्रिज बनाना है आपको, रोड बनानी है, हाईवे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बनानी है बहुत सारी, तो वहां पे क्या काम में आएगा, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। तो ये जॉब कॉस्टिंग के ही 3 अलग अलग वेरिएंट हैं जो अलग अलग तरीके के जॉब में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उम्मीद करता हूं
ये भी आपको क्लियर होगा। अगले का जवाब दीजिए, मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जो प्रोसेस है उसका बेसिक पर्पस क्या है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताई थी, वहां पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट शब्द बताया था, उससे अगर आपने चीज को पकड़ लिया तो ये आपके लिए आसान क्वेश्चन बन जाएगा। ऑप्शंस को ध्यान से देखना तो आपके लिए चीजें आसान हो जाएगी। बताइए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस क्या है। देखिए यही मैं बोल रहा था, यही मैं बोल रहा था कि अगर आपने जल्दबाजी की जवाब देने की, जैसे कि रेड्डी साहब, तिवारी जी, संजय जी ने की है, इस जल्दबाजी में एग्जाम में आपका आंसर गलत हो जाएगा। आईआईबीएफ भी आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाता है, क्योंकि आप बैंक से जुड़े हुए हैं, तो आपने सोचा बैंक डिसीजन ए टिक कर दो। डोंट डू दिस। मैनेजर्स को मदद करते हैं डिसीजन लेने में, बैंक को मदद नहीं करते। हाँ, अब बैंक का जो मैनेजर होगा उनको भी मदद मिलेगी, लेकिन ऑप्शन डी मैनेजर्स को मदद करने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं जो मैंने चीज अभी अभी हाईलाइट की, थैंक्स आपको बोलना चाहिए रेड्डी साहब को, विक्रम जी को और संजय जी को। भले ही उन्होंने मिस्टेक की, लेकिन याद देखिए आंसर देने का फायदा क्या है। ये गलती अब आप लोग एग्जाम में नहीं करेंगे, सिर्फ इस क्वेश्चन में नहीं, किसी भी क्वेश्चन में नहीं करेंगे। ये तो आप रूल बना लो कि हम एग्जाम में, आपको बहुत टाइम मिलता है, पेशेंट आपको क्वेश्चन दिखा और ये तो मुझे आता है, जल्दी से फटाफट टिक करके आगे निकल जाओ। डोंट डू दिस, हैव पेशेंस, डीप ब्रेथ, आराम से। आप बिल्कुल ऐसे पेपर ऐसे सॉल्व करना जैसे आप अपने घर पे सोफे पे बैठे हो। जब आप सोफे पे बैठे बैठे आराम से जिस रिलैक्सेशन से कोई बुक पढ़ते हो या आप लैपटॉप देखते हो या जिस जिस सुकून आराम के साथ आप अपना मोबाइल देखते हो, उसी सुकून और आराम के साथ पेपर सॉल्व करना बिना किसी प्रेशर के। बिलीव मी, 30% ऑफ योर वर्क बिल्कुल आराम हो जाएगा, बिल्कुल आपको कोई लोड नहीं आएगा और बहुत सी सिली मिस्टेक्स आप करने से बच सकते हो। तो डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। बहुत बढ़िया। हाँ नंदन जी, बिल्कुल सही बात बोली आपने, डी बिल्कुल सही जवाब है। बताइए फ्लेक्सिबल बजट क्या है। अगेन एक ऐसा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ चुका है। थैंक यू विक्रम जी, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल नंदन जी, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नाउ आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जो पिछले एग्जाम में पूछा गया था। फ्लेक्सिबल बजट की डेफिनेशन पूछ ली और बहुत आसान है, लेकिन होता क्या है कि हम जब हमको कोई क्वेश्चन नहीं आता ना, तो हम पहली दिमाग लगाते हैं उसके डेफिनेशन मीनिंग पे, उसके डिक्शनरी मीनिंग पे। तो जैसे ही हमको फ्लेक्सिबल वर्ड दिखेगा तो हम दिमाग लगाएंगे, अच्छा अच्छा चेंज हो रहा है, तो जो भी चीज चेंज होती है वो क्या हो जाती है, फ्लेक्सिबल हो जाती है। एट द मंथ ऑफ द मंथ इन ऑर्डर टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट। तो जल्दबाजी में यहां भी अभी अगर मैं थोड़ा होल्ड करता तो अभी हमारे कई साथी बी के साथ चले जाते। डोंट डू दिस। फ्लेक्सिबल बजट एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है और ये बनाया जाता है, बिल्कुल संजय जी ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, टू रिफ्लेक्ट द डिफरेंट कॉस्ट एट अ डिफरेंट एक्टिविटी लेवल। ये यूट्यूब पे रहेंगे आपको अवेलेबल, चिंता ना करें आप सचिन जी, आपको रहेंगे यूट्यूब पे अवेलेबल। सो ये जो फ्लेक्सिबल बजट है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा हमारा। देखिए कैसे बनता है फ्लेक्सिबल बजट, याद रखना। फ्लेक्सिबल बजट बनता है, मान लीजिए आप 10,000 यूनिट बना रहे हैं, 20,000 यूनिट बना रहे हैं, 30,000 बना रहे हैं, 40,000 बना रहे हैं। तो इन सब में रॉ मटेरियल कितना लगेगा, लेबर कितना लगेगा, फिर ओवरहेड कितना लगेगा, फिर आपका जितना भी ये आएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स, यहां लिखेंगे हम प्रॉफिट, और यहां निकाल लेते हैं सेल्स वैल्यू।
इस तरीके से जो बजट बनाया जाता है इसको बोलते हैं हम फ्लेक्सिबल बजट, ताकि हर एक प्रोडक्शन लेवल पे, हर एक अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे हमारा प्रॉफिटेबिलिटी क्या होगा इसको जज किया जा सके, हमारा कॉस्ट का लेवल क्या होगा इसे जज किया जा सके। इसे कहते हैं फ्लेक्सिबल बजट। उम्मीद करता हूं एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा हो तो एक बार अगले क्वेश्चन पे हम जाएं, उसके पहले प्लीज सेशन को मिनिमाइज करके सब लोग एक बार लाइक कर लीजिए, ताकि मुझे ये श्योरिटी हो जाए कि फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन को अब आप एग्जाम में गलत नहीं करेंगे। चाहे वो आपको कितना ही घुमा फिरा कर ऑप्शन दे, आप गलती नहीं करेंगे। प्लीज फटाफट से लाइक कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। अगेन ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है, आप लोगों को मैं इस बात का एहसास कराना चाहता हूं कि एग्जाम में क्वेश्चन की लेंथ देख के मत घबराना, और बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन पैराग्राफ टाइप में है, ये तो हमारे बस का नहीं है। कई बार जब हम किसी भी वजह से बहुत बेहतर प्रिपेयर नहीं कर पाते तो मन में ये डर रह जाता है। ये नहीं होना चाहिए। कुछ भी दिया हो उसको सुकून से पढ़िए। क्या है देखिए, may be defined, fill in the blanks, may be defined as planning and budgeting process which requires each manager to justify his entire budget request in detail from scratch and shift the burden of proof to each manager to justify why he should spend any money at all। तो जब बजटिंग की बात आए और बजटिंग के बाद भी ऐसा कहा जाए कि आपको हर बार एट अ स्क्रैच, एट अ बिगिनिंग, फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द वेरी इनिशियल पॉइंट, अगर इस तरीके के शब्द यूज किए जाएं, या ये कहा जाए नो यूज ऑफ द पास्ट डेटा, नो हिस्टोरिकल डेटा विल बी यूज्ड इन द बजटिंग, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल है तो वो कौन सी बजटिंग है? जीरो बेस बजटिंग। क्या कहती है जीरो बेस बजटिंग हमें? कि साहब हमारे लिए हर साल एक नया साल है, हम पिछले साल के डेटा को कैलकुलेशन में यूज ही नहीं करते। फॉर अस एवरी ईयर इज अ न्यू ईयर, एंड हमको एज अ मैनेजर हर साल ये प्रूव करना पड़ेगा कि क्यों हमारे खर्चा कम होगा और क्यों हमारे खर्चा ज्यादा होगा। क्लियर है? चलिए साहब अगला है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ द बजटिंग ऑल एक्टिविटीज आर री इवेल्युएटेड ईच टाइम अ बजट इज सेट। देखो फिर से क्या आ गया, ईच टाइम। ऐसा कौन सा बजट है जो हर बार नया बनाना पड़ता है? अब ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो मुझे लगता है इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा जवाब देने में, और बहुत इजीली आप लोग इसका रेस्पॉन्स दे देंगे। क्या होगा इसका जवाब हमारा? फिर से जीरो बेस बजटिंग। जीरो बेस बजटिंग जिसको हर बार रीइवैल्यूएट करना पड़ता है एवरी ईयर, और हमको हर बार इसको नया बनाना पड़ता है। बहुत बढ़िया सौरभ जी। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, बताइए कि मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग को आप इनमें से किस कैटेगरी में डालेंगे? क्या ये एक मेथड है जहां पे वेरिएबल कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट एंड द फिक्स कॉस्ट आर कंसिडर्ड एज अ पीरियड कॉस्ट? मेथड कंसिडर्ड बोथ फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड वेरिएबल कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड द फिक्स कॉस्ट को मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम में। देखिए, एक तो मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रिपेयर करने की आपको आज एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन वो ट्रिक हम एक लिमिटेड चीजें तो यूट्यूब पे कवर कर सकते हैं, बट सब कुछ कवर नहीं होता। कई बार मैंने देखा है कुछ स्टूडेंट्स का रहता है कि सर हमने तो 2000 MCQ किए थे, फिर भी एग्जाम में हमको 50 नंबर में प्रॉब्लम आ गई। वो इसलिए आती है क्योंकि वो इस बात पर फोकस करते हैं कि क्वेश्चन देखा
और जो उसका आंसर है वो तो हमने याद कर लिया, पर अगर मैं उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछ लूं तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। जैसे मैं आपको इस क्वेश्चन के एग्जाम्पल से बताता हूं, जवाब आप लोग देते चलिए। देखिए बहुत बढ़िया सचिन जी, रेड्डी साहब, तिवारी जी, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट। जैसे अब आपको ये बिल्कुल सही जवाब है, और इस एक ही क्वेश्चन से अभी मैं आपको बताऊंगा कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकते हैं। एक तो ये क्वेश्चन प्रिपेयर हो गया। दूसरी बात, आपको ये बात याद हो जानी चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, एंड इन दोनों को प्रोडक्ट कॉस्ट कहा जाता है, जबकि फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीरियड कॉस्ट कहा जाता है। ये पहली चीज, मतलब अगर आप कर्व बनाएंगे तो मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट या फिर प्रोडक्ट कॉस्ट का कर्व एक तरीके से अपवर्ड ट्रेंडिंग बनेगा। कैसा बनेगा? अपवर्ड। दूसरी बात आपको जो मैंने अभी बताई, अपवर्ड ट्रेंडिंग, या आपके काम की। तीसरी बात, फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट को प्रोडक्ट कॉस्ट माना जाता है। उस कॉस्टिंग सिस्टम का नाम क्या है? उस कॉस्टिंग सिस्टम का नाम है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। तो जितने भी लोगों ने पेड बैच में मेरे साथ क्लासेस अटेंड की हैं अब तक, जिन्होंने मॉड्यूल डी पढ़ा है, उन्हें पता है कि मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग उनको पढ़ाया है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का बेसिक डेफिनेशन ही यही बताया था कि जिस मेथड में फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग अलग कॉस्ट के नजरिए से ना देखा जाकर एक ही कॉस्ट माना जाए, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे कंट्रीब्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे हम उसे? कंट्रीब्यूशन बोलेंगे। चौथी बात, सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट के बीच का जो डिफरेंस होता है, सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट के बीच का डिफरेंस जो होता है उसे कुछ नहीं कहते, देयर इज नो स्पेसिफिक नेम फॉर इट। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को माइनस कर दूं तो मुझे मिलता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सेलिंग प्राइस और फिक्स कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को कुछ नाम नहीं देंगे हम, लेकिन हाँ, सेलिंग प्राइस में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट के साथ वेरिएबल कॉस्ट को भी माइनस कर दूं तो फिर इसका नाम बन जाएगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक ही क्वेश्चन से मैंने 1, 2, 3, 4 और 5 क्वेश्चन आपके तैयार करा दिए, और ये पांचों क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करके और कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए कि आपको ये मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात, जो मैसेज में कन्वे करना चाहता था कि जब भी कोई भी एमसीक्यू प्रिपेयर करो, आपको उसकी पांचों ऑप्शन के बारे में बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्जाम रेडी बन पाओगे। बताइए आपको ये कैसा लगा? एक बार सेशन को मिनिमाइज करके लाइक करके बता दीजिए और कमेंट सेक्शन में भी बता दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? और लाइक करके और कमेंट करने के बाद फिर आप जो है सेकंड क्वेश्चन का जवाब मुझे दीजिएगा। अब देखना उसका कितना फायदा मिलता है। अब आप मुझे सेकंड क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, अगर आपको वो एक्सप्लेनेशन क्लियर है तब आप फिर मुझे सेकंड क्वेश्चन का जवाब एक बार दीजिएगा। और लाइक सब लोग कर लीजिए प्लीज, लाइक करने में कंजूसी ना करें, हमारे लिए यही एक बड़ा मोटिवेशन है। जब आप लोग ये कर लेते हैं तो हमें एक सेंस ऑफ कंप्लीशन महसूस होता है कि हाँ, हमारा एफर्ट आपके काम आ रहा है। थैंक यू विक्रम जी, सचिन जी एंड संतोष जी। बताइए सेकंड क्वेश्चन का जवाब आप दीजिए। बहुत बढ़िया विक्रम जी, सचिन जी, बाकी लोग भी जवाब दें। कुछ लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज आप लोग पार्टिसिपेट किया कीजिए, उसका फायदे हैं। गलत जवाब भी अगर आप देंगे तो वो आपके लिए एक लर्निंग कर्व हो जाता है। जैसे ये क्वेश्चन है,
तो इसका जवाब तो आपको दे ही देना चाहिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, सेलिंग प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, बताइए। बिल्कुल MGBG बिल्कुल निकल सकता है, आराम से निकल सकता है। अगर आप अभी भी हमें सुपर इलीट सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन करते हैं, अगर आप हमें अभी भी सुपर एलाइट सब्सक्रिप्शन के साथ ज्वाइन करते हैं, कोड आप अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा कॉस्ट में बेनिफिट मिल जाएगा, तो आपको अभी भी एक पूरा बैच मिलने वाला है कंटेंट का, एक पूरा बैच मिलने वाला है MCQ का, और एक 7 आवर रिवीजन बैच आपको मिलने वाला है। इन 3 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे उसमें। ये 4 चीजें क्योंकि आपको उसमें मिल जाएंगी, आप बहुत इजीली प्रिपेयर कर लेंगे। बहुत बढ़िया रेड्डी साहब, पांडे जी एंड नंदन जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट जवाब है कंट्रीब्यूशन। ये याद रखिएगा, सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करते हैं तो हमें मिलता है प्रॉफिट। प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। प्रॉफिट को ही हम क्या नाम देते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी हम इसे नाम देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल MGB जी, बिल्कुल आपको 100% क्लैरिटी अगर आप ले चुके हैं। 16 तारीख से बस रूटीन डेली आपको लेक्चर अटेंड करने हैं, जैसा फैकल्टी गाइड करे बस उतना सा समय देते रहना है, एंड यू विल क्रैक इट, यू विल क्रैक द एग्जाम, आई अश्योर यू। बहुत बढ़िया सौरभ जी, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करने वाली थ्योरी कौन सी है? देखो, अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको बहुत सिंपल सी बात याद रखनी, क्या किसी फॉर्मूले में ये दोनों चीजें एक साथ आती हैं? तो देखिए ध्यान से, एक फॉर्मूला है पीवी रेशो का, और पीवी रेशो के फॉर्मूले में कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 एक साथ मिलता है। तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। आप लोग जवाब दीजिए मुझे चैट सेक्शन में, और जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग प्लीज चैट सेक्शन को मिनिमाइज करके लाइक कर लीजिए। मैं आपको एक ही जगह पर कुछ फॉर्मूले यहां बता देता हूं ताकि आपका फटाफट से रिवीजन फॉर्मूलों का हो जाएगा, और इन फॉर्मूलों से एग्जाम में कम से कम 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ध्यान से देखना। बट उसके पहले मेरी यही रिक्वायरमेंट है कि आप मुझे लाइक एक बार जरूर कर लें। देखिए आप ध्यान से, पहला फॉर्मूला हमने देख लिया पीवी रेशियो, दूसरा है ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट 2 तरीके से निकलता है, एक तो निकलता है यूनिट्स में, तो जो फिक्स कॉस्ट होती है उसको पर यूनिट के कंट्रीब्यूशन से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो बीईपी मिल जाता है यूनिट्स में। यही बीईपी जब रुपए में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो पीवी रेशियो से। जो पहले फॉर्मूले में पीवी रेशियो हमने निकाला, उस पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो किसे, फिक्स कॉस्ट को, तो हमें क्या मिल जाता है, रुपए में ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाता है। चौथा फॉर्मूला हमारा है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला एक तो है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, एक तो इससे निकल जाएगा, और एक फॉर्मूला है जो हम निकाल सकते हैं कि सेल्स में से जो ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स हुई है उसे माइनस कर देंगे और डिवाइड कर देंगे फिर से सेल्स से, मल्टीप्लाई बाय 100, इससे भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकल जाता है। तो ये कुल 4 फॉर्मूले आपको एग्जाम में सीधे सीधे 2 से 3 नंबर दिलवाएंगे, ये याद रखिएगा। ये जैसे ये थियोरेटिकल पूछ लिया, इस तरीके से पूछ लेंगे। कंट्रीब्यूशन सेल्स की जगह अगर मैं ऐसा लिख देता, वो कौन सा फॉर्मूला है जो कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट में रिलेशन स्टैब्लिश करता है, तो आंसर आ जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट। वो कौन सा फॉर्मूला है जो प्रॉफिट और पीवी रेशियो में स्टैब्लिश करता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये याद रखिएगा। बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये।
ध्यान से इसके ऑप्शंस को पढ़िएगा और आंसर दीजिएगा। लास्ट वाला मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का ही दूसरा फॉर्मूला है वो, सेल्स माइनस बीईपी सेल्स अपॉन सेल्स इनटू 100। बताइए ब्रेक इवन पॉइंट क्या है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड नंदन जी, विक्रम जी, एमजीबी जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए यहां तो चीजें आसान रखी हैं मैंने, लेकिन अगर मान लीजिए मैं इन 4 ऑप्शन में यहां टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दे देता, मैं एक जगह दे देता आपको 4 ऑप्शन इस तरीके से देता जहां पे टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू के बराबर हो, जहां पे फिक्स कॉस्ट फिक्स रेवेन्यू के बराबर हो, जहां वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल रेवेन्यू के बराबर हो, और चौथा ऑप्शन दे देता मैं आपको ऑल ऑफ द अबव। अब बताओ आप मुझे बताओ कि इन चारों में से क्या करेक्ट आंसर है। अगर मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन बदल दूं तो अब इनमें से क्या करेक्ट आंसर है? यहां तो ऑप्शन बाकी के 3 बिल्कुल ही अलग थे। अब आप मुझे जवाब दें तो मैं मानूं कि आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से तैयार है। बहुत बढ़िया विक्रम जी, एमजीबी साहब, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी बताइए, बाकी लोग भी बताइए, और लाइक वाइक करते चलिए, लाइक करने में कंजूसी चल रही है। बहुत काम की चीजें बता रहा हूं मैं काम की चीजें भी बता रहा हूं, प्लस आपको मैं ये आइडिया देना चाहता हूं कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। सिर्फ क्वेश्चंस मत पढ़िए, सिर्फ उनके आंसर्स मत पढ़िए। देखिए जो जैसा मैंने कहा कि अगर इतना आसान क्वेश्चन अगर मैं ऑप्शन बदल दूं तो आपके लिए कितना टफ हो गया। अभी भी आंसर यही करेक्ट है। इसके लिए कंसेप्चुअल क्लैरिटी क्या होनी चाहिए? आपको पता होना चाहिए था कि मैंने आपको ब्रेक इवन चार्ट बताया था। ये था आपका टोटल रेवेन्यू और ये था आपका टोटल कॉस्ट, और ब्रेक इवन पॉइंट कहां आया था? जब इन्होंने एक दूसरे को काटा। इसके पहले जो क्या था? लॉस था, और इसके बाद का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट का बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको सारे के सारे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के नाम दे दिए, बस उतने में ही आप जो है कंफ्यूज हो गए और गलत जवाब दे गए। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का बहुत वैल्यू है। जहां पे टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो, क्या हो गया ये? तो ब्रेक इवन पॉइंट। स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू और उसकी मार्केट वैल्यू में जो डिफरेंस है, बिल्कुल विक्रम जी, बहुत बढ़िया। सचिन जी, थैंक यू। बताइए इस क्वेश्चन का जवाब बताइए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आपको। आप ध्यान से पढ़ो ऑप्शंस को। मैं जानबूझ के लाता हूं आपके लिए चीजें ना, क्योंकि ताकि आपको एग्जाम रेडी बनाया जा सके, आपको ये समझ में आए कि हमको है ना अपने आप को बांधना नहीं है चीजों में। देखिए सभी का जवाब गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपने ऑप्शन बी को बिल्कुल नकार दिया, क्योंकि आपको आपको आपके दिमाग में यही चल रहा था, सर आपने बताया था ये होता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो लेकिन मैंने कभी भी नहीं कहा कि इसमें हम कुछ रिड्यूस करते हैं, हम तो कुछ भी रिड्यूस नहीं करते। अब आप समझो, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि बाजार के अंदर आपका जो शेयर है वो चल रहा है 400 रुपए की रेट पे, लेकिन आपके जो फाइनेंशियल्स हैं, आपके जो फंडामेंटल्स हैं कंपनी के,
उसको देखकर आपका शेयर जो है वो 350 का होना चाहिए था। ये मार्केट वैल्यू है, ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये इसको कहा जाता है शुड बी वैल्यू। ये कंसेप्ट मुझे आपको बताना था, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं यहां लाया हूं। इसको क्या बोलते हैं? शुड बी वैल्यू। आपकी बाजार में वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 350, लेकिन है कितनी? 400। तो आप कितने रुपए के मार्जिन पे मार्केट में चल रहे हो? 50 रुपए के पे। कभी भी गिर सकता है आपका शेयर 50 रुपए से। तो अब उम्मीद करता हूं मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब आपको दिखे तो पहला ध्यान आपका इस तरफ जाना चाहिए, इस टेबल की तरफ, इस ग्राफ की तरफ। ये जो पोर्शन था इसको क्या नाम देंगे हम? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये तो लॉस था, ये बीईपी था। लेकिन अगर आपको इन दोनों से रिलेटेड कोई ऑप्शन ना दिखे तो फिर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसे भी कहते हैं। तो आपको डराने धमकाने, आपको कंफ्यूज करने और आपका एक आध नंबर काटने के लिए वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे ये इंट्रिंसिक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी दे सकता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, बट होने के पूरे चांसेस हैं। तो सेकंड पॉइंट जो है वो क्लियर है। बताइए, आंसर क्लियर है आप लोगों को? जवाब दे दीजिए एक बार कमेंट सेक्शन में, और अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहो। अगर एक्सप्लेनेशंस आपको अच्छे लग रहे हो तो प्लीज आप लाइक जरूर करते चलें। बताइए एमओएस का फॉर्मूला बताइए। अब एमओएस का फॉर्मूला बताओ साहब आप, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बता दो फटाफट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला आपको लिखाया था, फटाफट से फॉर्मूला बता दो। आसान क्वेश्चन है, और इसी बीच में एक बार मिनिमाइज करके लाइक कर लो सेशन को, ताकि चाहे आप लाइव देखें रिकॉर्डेड देखें, मैं हमेशा कहता हूं आप सबको जवाब देने चाहिए। सही गलत की परवाह ना कीजिए आप तो बस जवाब दीजिए। उससे फायदा क्या है? गलत जवाब आप अगर दोगे तो वो याद हो जाएगा कि हमने वहां गलती की थी, तो रिपीट नहीं होगी। विक्रम जी ऐसे मत करो यार, सिली मिस्टेक है, मत करो ऐसी सिली मिस्टेक। क्या बताया था? गलत बात सचिन जी, बहुत गलत बात। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो अभी थोड़ी देर पहले बताया, तुरंत भूल गए। बढ़िया नंदन जी, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। एक और फॉर्मूला क्या बताया था? सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट को माइनस करके सेल्स से डिवाइड करके 100 से क्या कर दिया था? मल्टीप्लाई। ये दोनों किसके फॉर्मूले हैं? ब्रेक इवन पॉइंट के फॉर्मूले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, सिली मिस्टेक नहीं करना अपने को एग्जाम में। एमओएस को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए ना, जैसे इसमें आपसे एमओएस पूछा है, लेकिन ये पूरा फॉर्मेट है सेल्स वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन एमओएस। अब इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमको एमओएस को ज्यादा करना है। अगर मुझे एमओएस को ज्यादा करना है तो देखो, या तो मैं क्या करूं, या तो मैं फिक्स कॉस्ट कम कर लूं तो एमओएस बढ़ जाएगा, या मैं कंट्रीब्यूशन बढ़ा दूं तो एमओएस बढ़ जाएगा। मैं वेरिएबल कॉस्ट कम करूंगा तभी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? एमओएस बढ़ जाएगा। या फिर मैं अपनी सेल्स बढ़ा दूं, तो समझो आप, कॉस्ट तो क्या करनी पड़ेगी? कम। सेल्स क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। सेल्स दो तरीके से बढ़ सकती है, एक तो प्रोडक्शन बढ़ाने पे बढ़ सकती है और एक प्राइस बढ़ाने पे बढ़ सकती है। दो तरीकों से सेल्स बढ़ सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बहुत बढ़िया, ऑल ऑफ दी अबव। बट आपको ऑल ऑफ दी अबव रट्टा नहीं मारना, इस लॉजिक से समझना है कि कैसे ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर आएगा। चलिए अगली बात करते हैं। उम्मीद करता हूं ये क्लियर है आप लोगों को, इसमें कोई डाउट आपके मन में नहीं रहना चाहिए। पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं? पहला ही क्वेश्चन इस बारे में ही था और समझाया था मैंने कि पीरियड कॉस्ट किसे कहते हैं। हम फिक्स कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी कहते हैं। किसे कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट को पीरियड कॉस्ट भी हम लोग बोलते हैं। बहुत बढ़िया है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, पीवी रेशियो है 40%, किसका? सेल्स का 40%। तो बचा हुआ 60% क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है।
सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट में निकालूं तो मुझे मिलता है कंट्रीब्यूशन। सेल्स में से अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट को घटा दूं तो मुझे मिलेगा कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि कंट्रीब्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। इससे क्या मिलता है मुझे, पीवी रेशो। ये पीवी रेशो अगर 40% है, मतलब अगर कंट्रीब्यूशन 40% है तो ये 100 होगा, तो बचा हुआ 60 क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट रेशो। कितना, 60%। क्लियर है, बताइए। अगर मान लीजिए मेरी सेल्स में से 40% कंट्रीब्यूशन है तो बचा हुआ 60% क्या हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। तभी तो 40 क्या आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा। बताइए, क्लियर है। बहुत आसान चीज है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज सिंपल सी बात है। उन्होंने आपसे पीवी रेशो का ब्रेकअप पूछ लिया, तो पीवी रेशो निकालने का एक और फॉर्मूला याद रख लेना, 100 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो। अब अगर ये 40% है, ये 100 है, तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो कितना हो जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट रेशो जो है वो हमारा हो जाएगा कितना, 60%। कैसे, 100 माइनस 40, 60%। उम्मीद करता हूं क्लियर है। है गाइस, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों ने समरी रिवीजन को पूरा फॉलो किया होगा और आप लोगों ने उसकी प्रैक्टिस के लिए मुझे मल्टीपल चॉइस क्रैकर्स बैच में ज्वाइन भी कर लिया होगा। अगर आप लोगों को ये समरी अच्छी लगी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या ये समरी, कंप्लीट मैकमिलन समरी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही या ना रही। लाइक जरूर कीजिए सेशन को, और आप लोग इतने लंबे समय तक मेरे साथ बने रहे इस रिवीजन के लिए, उसके लिए थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। एंड मिलते हैं पेड बैचेस में और ऐसे ही कुछ और क्रिएटिव सेशंस के लिए यूट्यूब पर टिल योर एग्जामिनेशन। गुड लक टू ऑल ऑफ यू। मिलिए मुझे बैच में और हम गारंटी देते हैं कि आपको एग्जाम क्रैक करवा देंगे। थैंक यू।